तो बिल्कुल इनफॉर्मल अपन टॉक करेंगे, कोई लेक्चर नहीं है, कुछ नहीं है। जैसे मैं आपसे कुछ चीज़ें सीख लूँगा और आप मुझसे कुछ चीज़ें सीख सकते हैं, बस इतनी ही बात है हमारे बीच में, ठीक है। तो पहले चीज़ तो ये है कि लगभग सारे लोग ग्रेजुएशन पूरा कर लिए होंगे ऑलमोस्ट, ठीक है। आप में से कितने लोग हैं जो अभी वाला प्रीलिम्स दे के आए हैं? ठीक, ओके। जो लोग प्रीलिम्स दे के आए हैं वो लोग अपनी तैयारी कितने दिन पहले कर रहे थे? तीन चार महीने, ठीक है। आप में से कोई मेरे को बताएगा कि इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए सफिशिएंट तैयारी मिनिमम कितने दिन की चाहिए? कुछ भी? एक साल, ठीक। और ठीक, चलो एक साल। अब ये एक साल को अपन लेके चलते हैं, फिर बात करेंगे। अब इस एक साल में ये आप प्रीलिम्स के नोटिफिकेशन आने के एक साल पहले आप बात कर रहे हो, ठीक, चलिए। उस एक साल में आपको पर डे कितने घंटे पढ़ने चाहिए? मतलब 10-12 घंटे वाला भूत तो किसी को नहीं डराता ना, ठीक है। मान लीजिए आप उसको टारगेट कर रहे हो आप 6 घंटे। मेरा तैयारी करने का मेथड दूसरा था, वो ये है कि आप अपने टाइम को कट कर दो और ड्यूरेशन को बढ़ा। मैं उस पर आगे आऊंगा, क्योंकि मैं जहाँ पे था तो वहाँ मुझे 10:30 से 4:30, मतलब लगभग 6 घंटे टीचिंग में, और आधे घंटे से 1 घंटा जाना और आधे घंटे से 1 घंटा वापस लौटना, 8 घंटे। और मिनिमम 1 घंटे आपको डेली रूटीन के लिए 9 घंटे, और उसके अलावा आपको लगभग 6 घंटे की नींद चाहिए ही चाहिए। कितने लोग हैं जो मानते हैं कि 4 घंटे सो के एग्जाम निकाल सकते हैं? प्लीज अपने दिमाग से ये हवा बाहर निकाल देना। आपको मिनिमम 6 घंटे की प्रॉपर नींद पूरी तैयारी के दौरान चाहिए, अदरवाइज आपका पूरा परफॉर्मेंस खराब होने वाला है। अगर आप 4 घंटे सोने की आदत बना रहे हैं तो अपनी आदत सुधार लीजिए, ठीक है। तो वो 6 घंटे जोड़ लीजिए, कितने हो गए? 15 घंटे। अब आपके पास बचे सिर्फ 8-9 घंटे, उसमें भी बाकी चीज़ें रहती हैं। तो इसलिए ये जो हवा बना के रखा है, मिथ बना के रखा है कि 12 घंटे पढ़ने चाहिए, 10 घंटे पढ़ने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। बस आप अपनी तैयारी को एटलीस्ट 3 पार्ट में तोड़िए। पहला साल रखिए आप अपने सिलेबस को कवर करने का, और वो सिलेबस आप किसी के गाइडेंस में, किसी के साथ रह के, किसी के पढ़ाने से आप कवर करिए। पहला साल सिर्फ आप अपना सिलेबस कवर करिए, रिजल्ट एक्सपेक्ट मत करिए। और यही बात आप अपने परिवार वालों को भी बता दें कि 1 साल बाद मेरे से रिजल्ट मत मांगो। होता यह है कि 90% लोग अपने आप से और 100% लोग उसके परिवार वाले, जैसे ही उन्होंने आपको भेजा कोचिंग करने, उनका मीटर स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही 1 साल बाद आप अपना पहला प्रीलिम्स देते हैं, जो कि ऑलमोस्ट लोगों का उम्मीद थोड़ा कम ज़्यादा होके चल जाता है। बहुत लोगों का पहला प्रीलिम्स नहीं निकलता, तो बस वहाँ से फिर आपका एक ऐसी चीज़ जिसकी ज़रूरत नहीं है, एक ऐसी चीज़ जिसकी ज़रूरत नहीं है, उसको आप अपने सिर पर ढोने लगते हो, और वो आपके पूरे परफॉर्मेंस को, आपकी पूरी तैयारी के दौरान हैम्पर करते रहता है। तो पहली चीज़ ये है कि पहले साल में बिल्कुल रिजल्ट एक्सपेक्ट मत करिए। पहला साल आपके सिर्फ सिलेबस को कवर करने का है। आप अपना सिलेबस अच्छे से कवर करिए, थॉरोली कवर करिए, जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, जितनी मिसलेनियस चीज़ें पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, बट
फिर वापस आऊँगा कि फोकस्ड रहिए, ठीक है। अब अपने हिस्ट्री वाला पार्ट हो गया है क्या? चलो, कुछ लोगों ने नाम तो सुना होगा, शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक। उनके बेटे का नाम क्या था? संभाजी, ठीक है, संभाजी, ठीक है। और संभाजी की पत्नियों का नाम क्या क्या था? मैं क्यों आ रहा हूँ? नहीं, सॉरी, बहुत गलत आंसर है, प्लीज, मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता। जीजाजी वॉज मदर ऑफ शिवाजी, ठीक है। नहीं पता ना, कभी किसी एग्जाम में आया भी नहीं होगा, प्लीज खोज के मत पढ़िए, मैं आप तक पहुंच रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ मैं? जैसे अभी मैं एक उपन्यास पढ़ रहा हूँ, उसके शिवाजी सामंत की लिखी हुई है छावा, उसमें संभाजी का जीवन दिया हुआ है, बट वो आपके पढ़ने के लायक नहीं है, क्योंकि वो आपकी तैयारी में सहयोगी नहीं है। इसलिए आप अपने सिलेबस को पकड़ के चलिए। सिलेबस से बाहर भागना बहुत खतरनाक हो सकता है, ठीक है। मैं ये एग्जांपल आपको इसीलिए दिया कि प्लीज़ पढ़िए, बट अपने सिलेबस के साथ स्टिक होके पढ़िए, सिलेबस से बहुत दूर मत जाइए। तो पहले साल में आपको क्या क्या करना है? पहले साल में आपको अपना सिलेबस कवर करना है, बट उसमें कैसे पता चलेगा कि हम अपने पेरीफेरी में हैं या अपनी पेरीफेरी के बाहर जा रहे हैं? तो उसका तरीका क्या है? प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स पेपर्स। और आजकल इतने मटेरियल अवेलेबल हैं कि सब में आपको बाकायदा उसमें नोटिंग करके, फुट नोट करके दे दिया होगा कि इसमें भाई ये क्वेश्चन इतनी बार आया है। तो उससे आप एक बार अपने प्रिपरेशन के दौरान, जब आपको कुछ नहीं पता, तब भी आप एक बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को पलट के देखिए। उससे क्लियर होगा कि कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा पढ़ना है, कौन सा पार्ट आपको कम पढ़ना है। जैसे सब लोग जानते हैं एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी, पहले साल अगर आप पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में ज़रूर ओल्ड एनसीईआरटी को एक बार पढ़िए। और ओल्ड एनसीईआरटी में तो 9 से 12 तक का सोशल साइंस का पार्ट वो आप ज़रूर पढ़िए। उसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी तीनों ओल्ड एनसीईआरटी में ना, अभी वाले ओल्ड एनसीईआरटी निकालिए और उसको एक बार ज़रूर पढ़िए। उसके अलावा आप अपने जहाँ से तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सेल्फ कर रहे हैं तो वो भी कोचिंग के साथ कर रहे हैं, तो उसके साथ दौड़ना शुरू करिए। कोचिंग क्या करता है? आपके लिए टारगेट सेट करता है। जैसे आज आपने क्या पढ़ा? हाँ, ओके, आर्थिक सर्वेक्षण का आज आपने पढ़ा। ये आपको कितने दिन पहले पता था? एक हफ्ते पहले। कल रात को कितने लोगों ने आर्थिक सर्वेक्षण को खुद पढ़ा? तो ये तो गलत बात है। आपके टारगेट सेट हैं, आपको आज आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ाया जाना है, तो पहले आपको आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ना था। क्यों? क्योंकि उससे यह पता चलेगा कि हमें क्या छोड़ना है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको तो नहीं पता कि वो उसमें कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप टाइम निकाल के उसको एक बार अपने लिए पढ़िए। उसमें क्या समझ में आता है, क्या नहीं आता है, वो छोड़ दीजिए, उसको पढ़िए उस पार्ट को। उसके बाद आप यहाँ आके पढ़िए तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा की पॉइंट्स का, कि किसको छोड़ना है और किसको पढ़ना है। ये पहले साल की बात कर रहा हूँ मैं भी। ऐसे ही आपके रेगुलर क्लासेस में अलग अलग जगह अलग अलग टॉपिक चल रही होगी। उस टॉपिक का नेक्स्ट टॉपिक जो कल आना है, उसको आज शाम या रात को आप निकाल के पढ़िए, सिर्फ पढ़िए। और अगले दिन क्लास में उसको पढ़िए, वापस जाने के बाद फिर पढ़िए। इससे आपका उस टॉपिक का लगभग कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। दूसरा, आपका उद्देश्य सिलेक्शन लेना है या कोचिंग पढ़ाना है या अपने आप को विद्वान साबित करना है? ठीक। तो
क्लास में अगर चीज़ें ऊपर नीचे हो रही हों तो उसमें अपनी एनर्जी मत खपाना, ठीक है। आप भी पढ़ाओगे तो 2 मिस्टेक आपसे भी पॉसिबल है, तो उसको पकड़ के अगर आप अपनी विद्वत्ता साबित करोगे, एक दिन पहले पढ़ के आओगे तो जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें पढ़े रहोगे, फिर कुछ ऊपर नीचे होगा तुमको लगेगा ये तो गलत हो रहा है, फिर उसमें आप अपनी एनर्जी लगाओगे, तो वहाँ आपको एनर्जी नहीं लगानी है। आपको अपने डाउट्स क्लियर करने हैं और डाउट्स क्लियर करके आगे बढ़ना है। पहले साल में आपको अपना पूरा सिलेबस ऐसे ही कवर करना है, ठीक है। अब इसी सिलेबस में कुछ चीज़ें डिसाइड हो जाएंगी, जैसे अगर आप आर्ट साइड से हैं तो आपको साइंस परेशान करेगा, आप साइंस साइड से हैं थोड़ा बहुत आपको आर्ट्स परेशान करेगा, अगर आप टिपिकल हिंदी पट्टी से हैं और आप टिपिकल हिंदी मीडियम सरकारी स्कूल से पढ़ के अगर आए हों हमारे जैसे, तो आपको अंग्रेजी तंग करेगा। तो ये पहला साल ये डिसाइड करेगा कि आपको किस किस चीज़ पे वर्कआउट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ऐसा एग्ज़ाम नहीं है कि इसका कोई पार्ट आप छोड़ सकें और छोड़ करके आप पार्टिसिपेट कर लें और आपका सिलेक्शन हो जाए। चाहे ये एग्ज़ाम चाहे कोई भी एग्ज़ाम, ऐसा नहीं है कि आप उसके साइड से निकल सकें। सिलेबस तो पूरा ही कवर करना पड़ेगा अगर सिलेक्शन लिस्ट में आना है। तो ये पहला साल आपको वो टाइम देगा जिसमें आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे प्रिपरेशन के साथ साथ मुझे स्पोकन करना है या मुझे साइंस वाला एक पार्ट अच्छा स्पेशलाइजेशन करना है या फिर आर्ट्स वाला कोई एक पार्ट है जिसको मुझे कवर अप करना है। तो ये पहला साल आपको अपनी कमजोरियों को दूर करने का मौका देगा और इस पहले साल में आपको अपना सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट करना है A to Z, ठीक है। और इस पहले साल में प्रीलिम्स तो देना है बट रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं करना है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे साल। दूसरे साल के पहले 4 महीने आपको मेंस के सिलेबस को कवर करना है। क्लासेस चल रही है तो ज्वाइन करना है बिना प्रीलिम्स निकले, मतलब नवंबर 2021 में आपको अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो आपकी तैयारी शुरू होनी चाहिए नवंबर 2019। 19 से 20 एक साल आप सिलेबस कवर करेंगे और 20 नवंबर से आप स्टार्ट करेंगे और लगभग मार्च अप्रैल तक के आप अपने मेंस के सिलेबस को एक बार पढ़ लें। जल्दी जल्दी पढ़ना है, अभी तो आपका मेंस आया नहीं है, इसे जल्दी पढ़ना। अगले जो टाइम है आपके पास उसमें से 6 महीने सिर्फ MCQ पढ़ना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और अपने रूटीन को बना के रखना है। मतलब ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ईयर आपने पूरा कंप्लीट कर लिया दूसरे साल नहीं पढ़ना है, दूसरे साल भी पढ़ना है बट उसके साथ साथ आपको क्या करना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलना है, क्योंकि प्रीलिम्स में आपसे वही आएगा, ठीक है। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ क्या है, वो एक पूरा डिफरेंट बॉल गेम है। जो आप पढ़ के आए हो उससे, जो आप अभी तक के कॉलेज तक के जो पढ़े हो उससे बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। पिन पॉइंटेड चीज़ें हैं, आप लमसम में नहीं चल सकते, एकदम पिन पॉइंटेड है। 4 ऑप्शन देगा, इनमें से गांधी जी का बेटा कौन नहीं है कर, आपसे उसके बारे में लिखने के लिए 2 लाइन नहीं देगा, तो आप बच नहीं सकते कि 4 बेटे थे, चारों अच्छे थे, भले थे, लिख के नहीं बच सकते। आपको पिन पॉइंटेड नाम पता होना चाहिए। तो ये कहाँ से होगा, ये होगा प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस। उसमें पुराना UPSC सॉल्व करिए, वो जो एक मोटा रिहंत की बुक है वो पूरी सॉल्व कर डालिए,
यूनिक या स्पेक्ट्रम को एक पकड़िए और उसको पूरा एक बार देखिए। उसके जितने क्वेश्चंस आए हैं कुछ बेकार होंगे, कुछ अच्छे होंगे, लेकिन आपको धीरे धीरे वो समझ आनी शुरू हो जाएगी। और ये इधर के 4 महीने और इधर के लगभग 5 या 6 महीने। इसके बाद जो आखिरी वाला पार्ट आपका बच जाता है प्रीलिम्स का, वो 3 महीने आप रगड़ के पढ़िए और उस टाइम जरूर 10 घंटे पढ़िए। हुसैन बोल्ट का रिकॉर्ड अभी कितने का है? जो भी होगा 9.58। तो क्या वो रोज 9.58 से दौड़ता होगा? नहीं, अपने परफॉर्मेंस के टाइम पे दौड़ता होगा। रोज तो ऐसे ही प्रैक्टिस करता होगा, क्योंकि रोज उसी स्पीड से दौड़ेगा तो उसकी अपनी लाइफ के साथ थ्रेट है। ठीक है, वैसे ही अगर आप रोज 10 घंटे 12 घंटे पढ़ने के बारे में सोचोगे तो वो कवर होगा नहीं और आपके अंदर एक मेंटल स्ट्रेस लेवल बनते चला जाएगा। ठीक है, तो लास्ट के 2-3 महीने आप बहुत अच्छे से पढ़िए, करंट इवेंट को बहुत अच्छे से पढ़िए। आपका 2 साल अगर आप प्लान करके चलते हैं तो आपका प्रीलिम्स निकालने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। और जैसे ही आपका प्रीलिम्स खत्म होता है आप मेंस के लिए स्टार्ट कर दीजिए। मत वेट करिए रिजल्ट का, बिल्कुल मत वेट करिए। ये मैं बात कर रहा हूँ आपके नवंबर 21 में नोटिफिकेशन आया, फरवरी 22 में पेपर हुआ, फरवरी 22 की बात कर रहा है। बिल्कुल वेट मत करिए और अपने मेंस के सिलेबस के साथ आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। जैसे ही मेंस आपका ख़त्म हुआ, 2 चीज़ें स्टार्ट करनी है आपको, अगला प्रीलिम्स और इंटरव्यू। मैं अगला प्रीलिम्स क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपका मेंस क्रैक हो जाए। तो आपको अपना इंटरव्यू स्टार्ट करना है और अगला प्रीलिम्स। अब ये साइकिल जो स्टार्ट हुआ है ये तब तक चलेगा जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता, या आप एज बार नहीं हो जाते, या आप ये डिसाइड नहीं कर लेते कि अब मेरे को तैयारी नहीं करनी। तो एटलीस्ट आपको 3 साल चाहिए अपना रिजल्ट लेने के लिए। ठीक है, एकदम नॉर्मल वे में। अब इसमें अलग अलग चीज़ें आती हैं। किसी व्यक्ति का IQ लेवल बहुत ऊपर होता है, किसी का IQ लेवल थोड़ा डाउन होता है, किसी आदमी का एनवायरनमेंट उसको पढ़ने के लिए सपोर्ट करता है, किसी का एनवायरनमेंट पढ़ने के लिए सपोर्ट नहीं करता। लेकिन अगर कॉमन वे में देखा जाए तो अगर आप इस तरीके से अपनी तैयारी करते हैं तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। अधिकांश लोगों के पीछे कारण यही है कि वो टाइम नहीं देते, ना अपने आप को, ना अपने परिवार को, ना परिवार उनको टाइम देता। और वो 1 साल के बाद आपके लिए रिजल्ट के लिए पीछे पड़ जाते हैं और धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन आपकी तैयारियों को खा देता है। पूरा मेंटल स्ट्रेस बहुत बड़ा स्ट्रेस है, वो आपकी तैयारियों को बहुत इफेक्ट करता है। आप भले ही इस चीज़ को जज करते हो या नहीं करते हो, बट वो आपकी तैयारियों को बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट करता है। इसलिए उससे बचिए और अपने घर वालों को भी बता के रखिए। और ये तैयारी ऐसे ही सभी एग्ज़ाम्स के लिए हो। कोई भी एग्ज़ाम जो आप सोचते हो उसमें इतना टाइम आपको अपने आप को ऑन एन एवरेज स्टूडेंट मान के देना पड़ेगा। हो सकता है आप ब्रिलियंट हो तो आप पहले कर लें, मतलब पहले ही साल आपने कवर किया, पहले ही साल आपका प्रीलिम्स निकल गया और आप मेंस दे रहे हो, आपने मेंस भी क्रैक कर लिया, आपका सिलेक्शन हो गया, वो डिफरेंट बॉल गेम है। बट ऑन एन एवरेज स्टूडेंट आपको इतना टाइम देना ही चाहिए। लेकिन हम लोग इस मानसिकता से नहीं आते, इस मानसिकता से तैयारी स्टार्ट नहीं करते और इसीलिए कहीं ना कहीं वो हमको नुकसान करता है। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को बांटिए छोटे छोटे टुकड़े में और उसके बाद उस एक एक टुकड़े को कवर करते जाइए। ठीक है, दूसरा वो जो कहीं दिमाग के किसी कोने में रहता है, सुबह पढ़ना ठीक है, रात को पढ़ना ठीक है,
ऐसा करना ठीक है, वैसा करना ठीक है, वो सब कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर। आपके अपने बॉडी का रूटीन कैसा है, आपको खुद पता होगा कि किस टाइम आपको पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है, आप उसी टाइम पे पढ़िए। आपको रात में पढ़ना अच्छा लगता है, आप बिल्कुल लेट नाइट पढ़िए। आपको एकदम सुबह उठ करके नहा के पढ़ना अच्छा लगता है, वो करिए। जो आपको ठीक लगता है वो करिए। आपको अच्छा लगना चाहिए जब आप पढ़ने बैठे, ठीक है? ये बहुत जरूरी है। अब इस पूरे ड्यूरेशन के दौरान दूसरा जो फैक्टर होता है वो है आपका मोटिवेशन का लेवल, ठीक है? उसको बना के रखना, वो सबसे बड़ी चीज़ है। हम लोगों का एग्ज़ाम प्रीलिम्स हुआ था फरवरी 2009 और हमारा मेंस हुआ 2012, 2008 के 5 साल कोर्ट में लटके रहा। मतलब आप स्ट्रेस लेवल समझिए, 5 साल तक आप किसी एक एग्ज़ाम के पीछे पड़े हो और वो एग्ज़ाम आपका अलग अलग जगह पे अलग अलग कारणों से रुका हुआ है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि आप इस चीज़ को बिल्कुल भूल जाइए कि इसमें याचिका लगी है, इसमें ये आंसर है, उसका वो आंसर चेंज हो रहा है। अगर आपने ढंग की तैयारी करी है तो वो आपको इफ़ेक्ट नहीं करेंगे, और वो आपको अफेक्ट कर रहे हैं इसका मतलब आपकी तैयारी में गुंजाइश बाकी है। मतलब तो आखिरी के 2 आंसर चेंज हो जाएंगे तो क्या होगा? अरे आप 2 आंसर में लटके क्यों हो? उसके उस पार क्यों नहीं जाते? मेरा सिंपल यही है कि आप वो आखिरी के 2 आंसर में क्यों अटके हो? आपको तो उसके उस पार होना चाहिए 10 कदम। वो 2 को जो करना है करते रहे, मेरे तो 8 ऊपर है, उससे आगे बढ़िए। ये मान के चलिए कि ये आपके साथ पहली बार नहीं हो रहा, ये कई लोगों के साथ हो चुका है। तो आप अपना टारगेट ही यही रखिए कि मैं कट ऑफ से ऊपर जाना है, और वो भी इतने ऊपर जाना है कि मुझे मेंस के प्रिपरेशन के लिए सोचना ही ना पड़े। और अगर आप डाउटफुल हैं तो चुपचाप प्रीलिम्स की तैयारी, जिस दिन आप पेपर दे के आते हो उसके अगले दिन रिलैक्स करो और उसके अगले दिन अपनी प्रीलिम्स वापस स्टार्ट कर लो। इस पूरे एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में सबसे नुकसानदेह चीज होती है वो है डिसकंटिन्यूटी। अगर आप एग्जाम वाइज पढ़ते हैं तो मेरा तो यही है कि प्लीज अपनी तैयारी बंद कर दीजिए। आप अपने परिवार सबको धोखा दे रहे हैं। अगर आप नोटिफिकेशन या विज्ञापन आने के बाद पढ़ते हैं तो प्लीज तैयारी बंद कर दीजिए, क्योंकि आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आपने अगर वो स्टार्ट किया है तो वो तब रुकना चाहिए ये पूरा चक्का जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाए। सबसे ज़्यादा जो चीज़ नुकसान करती है वो है डिसकंटिन्यूटी। जब आप पढ़ना बंद कर देते हो, जब आप ब्रेक लेते हो, और आपका ब्रेक एक दिन से स्टार्ट होता है, फिर 5 दिन चलता है, फिर 10 दिन चलता है, फिर 2 महीने चलता है, फिर अगले नोटिफिकेशन तक चलता है, फिर उसके बाद फिर आप स्टार्ट करते हैं। कभी मत करिए। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो चाहे आपके सेल्फ स्टडी हो, चाहे आपकी कोचिंग हो, वो चलते रहनी चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। अगर आपने स्टार्ट किया है, सिलेक्शन लेने का आप में मादा है, तो आप अपनी कंटिन्यूटी में बने रहिए। अदरवाइज वो आपके पूरे प्रिपरेशन को हैम्पर करेगा। ठीक है, अभी हमारे पास टाइम है, आप लोग थोड़ा और चल सकते हैं। चलिए अब दूसरे विषय पे आते हैं। अभी आप लोग देखते होंगे ना कि इंडियन क्रिकेट टीम को तो फॉलो करते होंगे लगभग लोग, थोड़ा बहुत कम बेस, ठीक है। आप लोग मुझे ये बताओगे कि पर्टिकुलर किसी एक रीजन से बहुत अच्छे प्लेयर्स लगातार क्यों आ रहे हैं? कुछ एक शहरों से बहुत अच्छे प्लेयर लगातार क्यों आ रहे हैं? हाँ, नहीं, पर्टिकुलर किसी एक शहरों से, किसी एक जगह से लोग क्यों आ रहे हैं?
एम्बियंस, उसके अलावा एक दूसरे को मोटिवेट हो रहे हैं, ठीक। और हाँ, सुविधा दे रहे हैं, ठीक है। आप लोगों ने सपोर्टिंग स्टाफ का नाम सुना है क्रिकेट में? फिजियो और ये और वो, ठीक है। आप समझिए, जब आप वो समय एक टाइम तक चला जब लोग अलग से अपने घरों में बैठ के तैयारी कर रहे थे और वो अच्छा खेल रहे थे और एक दिन वो टीम में आ गए। अभी आपके सामने जितने लोग खेल रहे हैं उनके आप बैकग्राउंड को खंगालोगे तो कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी प्रोफेशनल से जुड़ा है। वो क्यों जुड़ा है? क्योंकि उसकी बेसिक टेक्निक ठीक करनी जरूरी है और वो शुरू होता है स्टार्टिंग लेवल से। अगर वो आपने नहीं करी तो आप रेंडमली कुछ भी करते रहोगे, ठीक है। प्रोफेशनल्स क्यों इन्वॉल्व हैं सारे सेक्टर्स में, चाहे आपका आईआईटी हो और या फिर नीट का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें प्रोफेशनल्स क्यों इन्वॉल्व हैं? क्योंकि वो आपको भटकने से एक तरह से सेव करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अकेले करोगे तो कुछ नहीं होगा करके, लेकिन आपको प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट होगी, छोटे लेवल पे हो, बड़े लेवल पे हो, जहाँ भी हो। क्योंकि आज का समय ये है कि कंपटीशन कितना हैवी है, आप ये सोचो। आज इस एक शहर को सोचे जो हमारे स्टेट का प्रिपरेशन का या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का हब है। लमसम कितने बच्चे होंगे यहाँ जो सिर्फ प्रिपरेशन के लिए आए हैं? फिर गेस 30-40 हज़ार, ओके, ठीक। अब आप ये सोचो कि उस 30-40 हज़ार में आपका ही सिलेक्शन क्यों होना चाहिए? तो उसके लिए क्या जरूरत है? उसके लिए जरूरत है कुछ चीजें अलग करने की और कुछ चीजों के साथ कंटिन्यू रहने की, ठीक है। कुछ चीजों को अलग करने की और कुछ चीजों को कंटिन्यू करने की। सबसे बड़ी चीज जो है कंटिन्यूटी ही आपको सिलेक्शन दिलाएगी, चाहे आज, चाहे कल, चाहे जिस दिन भी दिलाए। उसके अलावा उसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसका अगर सबसे बढ़िया उदाहरण अगर किसी को देखना हो तो कभी टाइम निकालना, और अतुल के बड़े भाई हैं आनंद रूप तिवारी जी, 2016 बैच, सेकंड था ना, पांचवा रैंक, 16 पीएससी। मेरे सीनियर हैं, बड़े भाई हैं, ठीक है। मेरे से पहले तैयारी स्टार्ट किए थे, मुझे भी गाइड किए, लेकिन कंटिन्यू रहे, हर एग्जाम में सिलेक्शन लिया है। पीएससी के हर पीएससी में एक पोस्ट तय था, लेकिन उनको ज्वाइनिंग करनी थी डीसी, और फाइनली उन्होंने वो चीज़ अचीव की। उनके साथ और भी बहुत लोग थे जो तैयारी कर रहे थे, बट उन लोगों ने एक टाइम के बाद गिव अप कर दिया, भैया ने नहीं छोड़ा, और फाइनली उन्होंने अपना एम पूरा किया। वो भी जॉब कर रहे थे कंटिन्यू, नापतौल विभाग में इंस्पेक्टर थे, बट उन्होंने अपनी प्रिपरेशन नहीं छोड़ी। तो अब सालों का अंतर कहो तो मैं उनका जूनियर था, उन्होंने मेरे पहले वाली पीएससी दी थी, उन्होंने 3 वाली भी दी, 5 वाली भी दी थी। उसके बाद कंटिन्यू उन्होंने पीएससी दी। फाइनली 2016 वाले में 14 बैच में उनका 16 में सिलेक्शन आया ना, 14 बैच में उनका सिलेक्शन। तो आप ये सोचिए और इस चीज़ को दिमाग में डालिए कि कंटिन्यूटी कितनी बड़ी चीज़ है। और मतलब गोल्ड मेडलिस्ट है मैथ्स में और पढ़ाते भी हैं, सब कुछ करते हैं, बट फिर भी कुछ ना कुछ कारण ऐसे हो जाते हैं। बट
उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि उन्होंने अपने आप को डिसकंटिन्यू नहीं किया और उसका रिवार्ड उनको फाइनली मिला कि वो 5वें रैंक लेकर के डीसी बने। तो इसीलिए मैं यही कह रहा हूँ कि आप अपने आप को कंटिन्यू करिए तैयारी, ठीक है। अब कुछ और चीज़ों पे बात करते हैं। मैं आपको बाकी टॉपिक्स पे बात नहीं करूँगा कि किसमें क्या कैसा है, मैं आपको जनरल व्यू आपको दूंगा प्रिपरेशन के लिए। जब आप ये प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो पहले दिन से आखिरी दिन तक सिलेबस आपके वॉल से नीचे नहीं उतरना चाहिए। अगर आपके वॉल पे सिलेबस नहीं है तो फिर आप दाएं बाएं हो रहे हो। किसी भी एग्ज़ाम में, मैं केवल पीएससी नहीं कह रहा हूँ, व्यापम हो या जो भी हो, उसमें सिलेबस आपके वॉल के सामने से उतरना नहीं चाहिए। और गीता रामायण जैसे आप अपने अपने घरों में जाते होंगे ना, दिन का शुरुआत करते समय एक बार अपने इष्ट देव को नमन करने, बस वैसे ही एक बार सिलेबस के साथ दिन में जरूर जाइए। उसको देखने से आपको पता चलेगा और आप खुद ईमानदारी से महसूस करोगे कि उसके कौन कौन से पार्ट में कमी है जो आपको ठीक करनी है अपने लिए। उसको चेकआउट करिए और उसको कवर अप करिए। मेथड इतने सारे हैं, बुक्स है, ऑडियो विजुअल मटेरियल है, इंटरनेट में ढेर सारी सामग्री है, वो सारा चीज़ आप यूज़ करिए और अपने उस पार्ट का डाउट दूर करिए। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से जुड़े हैं तो वहाँ से दूर करिए, नहीं तो आप इंटरनेट का यूज़ करिए या फिर आप बुक्स खोज के पढ़िए, बट अपने उस पार्ट को क्लियर करिए, ठीक है। और जो आपका स्ट्रेंथ है उसको और मजबूत करिए। सिलेबस कवर करना बहुत ज़रूरी चीज़ है। सब लोग एग्ज़ाम ख़त्म होता है, प्रीलिम्स जिन लोगों ने दिया होगा वो लोग ये कहते हुए निकलेंगे कि ये कहाँ पे था, ये कहाँ से आ गया, ये वाला तो हमने देखा ही नहीं है। लेकिन वो कितने क्वेश्चन है मेरे भाई? 10, उससे ऊपर नहीं आते। आज तक किसी एग्ज़ाम में 10 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन नहीं आए हैं जिसको किसी ने ना देखा हो, या उससे ज़्यादा आते हैं। अच्छे से पेपर को देखना, 10 से ऊपर क्वेश्चन ऐसे नहीं आते जिसको किसी ने ना देखा हो। 2008 पीएससी, वो सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़, किसी ने नहीं देखा था, कुछ ही इंस्टीट्यूट ने पढ़ाया था। लेकिन क्या वो एक क्वेश्चन डिसाइड करेगा कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर होगा कि नहीं? तो आउट ऑफ, जिसको आप सिलेबस कह देते हो, या वो सिलेबस नहीं होता है वो, बट आप कह देते हो वो आउट ऑफ सिलेबस है या आपसे टच में नहीं है, लेकिन वो 10 क्वेश्चन से ऊपर नहीं होता। और अगर आप 80% स्कोरिंग कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम में, तो वहाँ आपको क्लियर होने से कोई रोक नहीं सकता। तो आप अपना टारगेट वही रखिए, स्टिक टू द सिलेबस, फोकस तैयारी, और वो आपको पार लगा देगी, ठीक है। अब कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे एक होता है आपको ट्री मैप या फिर ट्री नोट्स जिसको कहते हैं, वो आप ज़रूर बनाइए अपने लिए, एक एक पेज में बनाइए। बड़े बड़े टॉपिक्स आपके जितने हैं उनको आप कवर कर लीजिए। दूसरा, एक जिसको आप जो भी कहते हो, जिसको आप शॉर्ट नोट्स कहते हो या जिसको आप ट्रिक्स कहते हो, तो प्लीज़ उस जादू को बहुत ज़्यादा मत ढूंढिए। जो सीधे सीधे बन जाता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मतलब बहुत सारे ट्रिकी नोट्स मत ढूंढिए प्लीज़। एक टाइम के बाद वो इतने सारे हो जाते हैं कि आपको वही याद नहीं होता कि इसका ट्रिक क्या है। बहुत सारी कोडिंग आप याद कर लेते हो, फिर बाद में उसको आप ही डिकोड नहीं कर सकते, होता है ना। तो प्लीज़ अपने बनाइए, और अगर किसी का बना बनाया याद हो सकता है तो प्लीज़ उसको याद कर लीजिए। उसमें मेहनत मत करिए बनाने के लिए। अगर आपको पता है तो उसमें मेहनत मत करिए, ठीक है। जैसे जो प्रिपरेशन करने आए हों
उनमें से 90% लोग ऐसे होते हैं जिनको खाना बनाने आता है, लेकिन आप टिफ़िन वाले से टिफ़िन मंगाते हो, क्यों? टाइम बचे। आप बनाओगे तो उससे ज़्यादा अच्छा हेल्दी खा पाओगे, लेकिन टाइम आपका किल हो जाएगा। वैसे ही चीज़ें हैं ट्रिक। तो जिसने बनाया है उसमें से जितना आप यूज़ कर सकते हो यूज़ करो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप यूज़ नहीं करोगे तो आपको याद नहीं रहेगा। हर एक का याद करने का एक तरीका होता है, आप अपने मेथड पे बिलीव करो, ठीक है? अच्छा, दूसरा ये पार्ट है कि छोटे छोटे नोट्स बनाना, शॉर्ट नोट्स। मतलब जो मैंने किया वो मेरे को ध्यान में है, वो एक स्क्वायर साइज छोटी पर्चियाँ आती हैं, मेडिकल स्टोर्स वाले डॉक्टर्स को देते हैं, जिसको कभी कभी आपको भी उस पर प्रिस्क्रिप्शन लिख के मिला होगा। वो मिल जाए तो खोज के रख लीजिए, आजकल प्रोफेशनली भी आता है, ठीक है? और उस पर दिन में 5 फैक्ट लिखिए, 5 ऐसी चीज़ें जो आपको याद करनी है, बट बकवास नहीं। मतलब अकबर का बाप हुमायूं था, ये कोई नोट्स नहीं, ठीक है? बट हाँ, उस एक पेज में अकबर का जन्म स्थान वाला किला, राज्याभिषेक का वर्ष और उसकी महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ, ऐसे 4 या 5 लाइन लिखिए और उसको रख लीजिए अपने जेब में, ठीक है? दिन की शुरुआत में। और जितनी बार आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहां आप फ्री हैं, आपके पास करने के लिए कोई काम नहीं है, प्लीज़ अपना मोबाइल अनलॉक मत करिए, उस पर्ची को निकालिए, एक बार पढ़िए, वापस डाल दीजिए। याद मत करना बैठ। मैं दूसरी मेथड पे आ रहा हूँ, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। याद बिल्कुल मत करिए, पर्ची वापस रख दीजिए और अपना डेली रूटीन का काम करते जाइए। अगर आप खाना बना रहे हैं तो एक बार उसको देखिए, वापस रखिए, अपने काम में लग जाइए। फिर 4-6 घंटे के बाद एक बार उस पर्ची को निकालिए, देखिए, वापस रख दीजिए। ऐसे ही दिन में कम से कम 3 से 4 बार पहले दिन आपको करना है। दूसरे दिन एक पर्ची और बनाइए और दोनों पर्चियों को रखिए और दोनों को एक बार देखिए और वापस रख दीजिए। और ये मेथड आप करिए 7 दिन तक। 7वें दिन पहली वाली पर्ची को बाहर कर दो, तब तक आपके पास नई एक पर्ची आ गई, ठीक? पहली पर्ची 7 दिन चली, 7वें दिन उसको आपने वापस रख दिया, तब तक आपके पास नई पर्ची है। इस तरीके से जब आपका अगला वीक खत्म होगा तो आपके पास 14 पर्चियाँ होंगी। उसको समय निकाल के ऐसा रूटीन बनाइए कि हर 3 दिन में आप उसको एक बार पढ़ सकें। बट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखिए, बस उससे ज़्यादा मत लिखिए। और धीरे धीरे आपकी पर्ची मोटी होती चली जाएगी और उसमें जो चीज़ें होंगी वो आपसे कभी मिस नहीं होंगी। याद मत करिए, वो आपके दिमाग का हिस्सा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग वो सारी चीज़ें भी याद रखता है जिसके लिए हमको रटना नहीं पड़ता। आप में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके बचपन की होंगी, जिसको आप याद कर सकते हो। उन घटनाओं को आपने कहीं डायरी में लिखा नहीं है, उसके कोई वीडियो नहीं है आपके पास, उसका कोई नोट नहीं है, उसको कोई आदमी आपको याद नहीं दिलाता है, लेकिन आपको याद होगा। अगर आप सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, किसी दिन स्कूल बंक करके बाहर गए और वहाँ आपने बेर खाने की कोशिश की, पैर वैर में कांटे घुस गए, तो वो सब आपको याद रहता है कि उस दिन कौन कौन आपके साथ में था, और वो घटना आप 20 साल बाद भी याद कर सकते हो। तो ऐसा इसलिए होता है कि दिमाग का एक तरीका है चीज़ों को याद रखने का। उसके वीडियो भी नहीं होंगे आपके पास, उसके फोटोग्राफ भी नहीं होंगे, वो आपके एफबी में नहीं होगा, वो आपको मेमोरी में रिमाइंडर में नहीं आता, जैसे एफबी में साल भर बाद आने लगता है, लेकिन वो आपको याद रहता है। तो वैसे ही ये चीज़ें भी धीरे धीरे आपके लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाती है। और इस मेथड को मैंने यूज़ किया है और खूब यूज़ किया है। मतलब मुझे वो एक इंसिडेंट है कि मेरी सिस्टर की काउंसलिंग थी, शिक्षाकर्मी वाली, तो वो काउंसलिंग कराने गया था, तो वो पर्चियाँ मेरे पास थी, तो उसको काउंसलिंग में स्कूल सेलेक्ट करना था, तो वो उसी पर्ची के पीछे मैंने उसके स्कूल्स लिखे थे 2008 में, और वो पर्चियाँ मेरे पास 2013 तक थी।
फेंका नहीं मैंने एक बार। उसके जो स्कूल सेलेक्ट किए थे मैंने उस दिन, वो तक उसके पीछे पे लिखे हुए थे। तो आप छोटे छोटे मेथड्स यूज करिए। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो व्हाइट बोर्ड यूज करिए जरूर, घर में अपना व्हाइट बोर्ड जरूर लगाइए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और उस व्हाइट बोर्ड में जितनी चीज़ें आप लिख सकते हैं लिखिए, जो जो चीज़ें आपको याद रखनी है वो आप ज़रूर रखिए, लिखिए, छोटे छोटे नोट्स बनाइए। और उसको याद करने की नीयत से नहीं, बस एक बार दो बार आप देखते रहिए, आपके धीरे धीरे वो चेतन मन के भीतर कहीं ना कहीं रहेगा। और वो क्वेश्चन जब आएगा और आप शांत दिमाग से पेपर जब बनाएंगे तो वो ऑप्शनल आपको याद आ जाएगा, क्योंकि इतनी चीज़ों का कोई ट्रिक इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो प्लीज़ इससे बचिए और अपने ट्रिक्स का आप अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक है। वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब ये हो गया ट्रिक्स। अब लास्ट पार्ट में चलते हैं आपके एग्ज़ाम के टाइम, ठीक है। तो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम कैसे सॉल्व करना चाहिए। मेरा अपना मेथड ये है कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आपको उस पेपर को एटलीस्ट 3 टाइम सॉल्व करनी चाहिए। पहले आप अपने बेसिक एंट्रीज कर दीजिए, रोल नंबर एक्सेट्रा। उसके बाद आप अपना पेन पेंसिल जो भी है वो सब किनारे रख दीजिए, अपने OMR शीट को किनारे रख दीजिए और क्वेश्चन पेपर को उठाइए। और क्वेश्चन पेपर को उठा के आप सॉल्व करना स्टार्ट करिए 1 से 100। सारे क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। पढ़ते समय जो आपको बेस्ट आंसर लग रहा है, सिंगल आंसर, उसको आप एक अलग मार्किंग कर दीजिए। जिसके 2 आंसर सही लग रहे हैं उसको अलग मार्किंग कर दीजिए, और जिसमें से एक आपको गलत लग रहा है उसको आप अलग मार्किंग कर दीजिए। फर्स्ट राउंड ये करिए। सेकेंड राउंड जिसको आपने सही मार्क किया उसको दोबारा पढ़िए। क्यों पढ़िए? इसमें क्या शामिल नहीं है, इसमें क्या शामिल है, इसमें बहुत गलतियां होती हैं। और अगर आपने पहले ही पेंसिल या पेन चला लिया तो आप उसको सुधार नहीं सकते। कि सुधार सकते नहीं। तो इसलिए जिसमें 2 गलत आंसर आपने 2 सही आंसर आपने चुने हैं, उसमें से अगर आपका दिमाग फिर कहीं से क्लिक करता है तो दूसरी बार में उसका सिंगल आंसर निकालने की कोशिश करिए। जिसमें आप एक गलत निकाल चुके हैं उसमें दूसरा गलत निकालने की कोशिश करिए। जब आप किसी क्वेश्चन में एक गलत आंसर निकाल लेते हैं तो आपके गलत होने की प्रायिकता पढ़े ना, बड़ा बहुत पॉसिबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो वो जरूर करिए। इसको एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में या ऑप्शनल एग्जामिनेशन में बहुत ज़रूरी है। यार पानी देना और लंबा हो गया इन लोगों के लिए भी, तुम लोग भी पी सकते हो। एक घंटे और बाकी सर। एक और 11 बजे तक चलता है। अच्छा 11 तक चलता है। चलिए मैं आधे घंटे में समाप्त करता हूँ, फिर आधे घंटे में इनके क्वेश्चन उससे ले लेंगे, है ना। तो ये आप जरूर करिए एग्जामिनेशन हॉल में। तो आपका अगर एग्ज़ाम का ड्यूरेशन अगर 2 घंटा है तो पहले बार में आप लगभग 30 मिनट लीजिए अपने क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए। सेकंड राउंड 20 मिनट और अगला राउंड 20 मिनट। तो लगभग आप 1 घंटा 10 मिनट के आसपास का टाइम आप अपने लिए यूटिलाइज करें। उसके बाद आप उन आंसर को मार्क करना शुरू करो जिसमें आप 100% श्योर हो। ठीक, मार्क करते जाइए, आपको धीरे से काउंट हो जाएगा, उसके लिए बहुत टाइम नहीं लगता है। तो आपको एक लमसम आइडिया होगा कि अब आप कहाँ तक पहुँच रहे हैं। अगर आपने ऑलरेडी वो मार्क अचीव कर लिया है 80%, 75+, तो आप अगर माइनस मार्किंग के एग्ज़ाम है तो बिल्कुल हाथ मत डालिए, उतने में आराम से होता है। ठीक है, उसके बाद जिसके 2 आंसर चुने थे उसमें मार्किंग करना शुरू करिए।
जिसका एक गलत आंसर चुना है उसको आखिरी तक रोके रखिए। अब इन दोनों मार्किंग्स को आप फटाफट मेंटल कैलकुलेट करिए और इस डिसीजन पे पहुंचिए कि क्या आपको आगे मार्किंग करने की ज़रूरत है। अगर है तो करिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। फिर जिसमें आपने एक गलत आंसर निकाला है उसमें से आप एक आंसर ले सकते हैं, ठीक है। तुक्का जैसी कुछ नहीं होता ना, सब चीज़ एकदम कैलकुलेटेड होता है। जब बोलते हैं ना ऑप्शनल एग्जाम में तुक्का करके आ सकते हो, नहीं कर सकते। आप हवा में तीर नहीं चला सकते, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अब बिना दिमाग के करोगे तो फिर नुकसान ही होगा, ठीक है। और मेरा मानना यह है कि आपका प्रीलिम्स आपके मेंस से ज़्यादा कठिन होता है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास दाएं बाएं करने की कोई गुंजाइश नहीं होती। या तो उस चीज़ को आप जानते हैं या नहीं जानते, उसके बारे में आप कुछ भी नहीं लिख सकते। तो उसको फोकस्ड होकर के सॉल्व करिए। इस मेथड को अगर आप यूज़ करते हैं तो आपके सिलेक्शन के प्रोबेबिलिटीज़ एटलीस्ट 10-20% तो बढ़ ही जाएगी। वो आदत में डाल लीजिए। आप कहीं भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, टेस्ट दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हो, आप टाइम पूछिए और टाइम पूछ के अंदाज़ा लगाइए कि इतने गोले लगाने में मेरे को कितने मिनट लगेंगे। वो टाइम छोड़ के, अब आप धीरे करते होंगे तो आपको 40 मिनट लगेगा, आप जल्दी कर लेते हैं तो आपको 20 मिनट लगेगा। वो टाइम छोड़ के अपने पेपर को कोशिश करिए कि एटलीस्ट 2 बार या 3 बार आप सॉल्व करें। इस मेथड को आप अपने टेस्ट में यूज़ करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि डिफरेंस क्या है जहाँ भी आप टेस्ट देते हो, ठीक है। तो ये एक ऐसा पार्ट है जिसको आप कवर कर सकते हो। बाकी मोटा मोटी प्रिपरेशन पे तो हम लोग बात कर ही चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं कुछ दूसरे इविल्स पे। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी करना चाह रहे हैं तो पहली चीज़ ये है कि इसके जो सेट ऑफ रूल्स हैं वो डिसाइडेड है। अगर आपको रूल्स से कोई दिक्कत है तो प्लीज़ तैयारी मत करिए। मैं जहाँ तक पहुँचना चाह रहा हूँ शायद आप पहुँच पा रहे होंगे। जो चीज़ तय है, जितने मीटर की ऊंचाई जिसको कूदनी है वो फिक्स है, वो नहीं सुधरने वाला। तो जिसका दिमाग इस पे है कि मुझे ज़्यादा ऊंचाई कूदनी है, मुझे कम ऊंचाई कूदनी है, वो प्लीज़ अपनी तैयारी बंद कर दो। उसमें बाकायदा पहले पन्ने पे साफ सुथरा लिखा है कितनी सीट कहाँ कैसे डिवाइड होगी, आपको वहीं जाना है। अगर आप नहीं जा सकते तो आप गलत मैदान में हैं। मतलब आप बैडमिंटन का रैकेट लेके क्रिकेट खेलने के लिए आप क्रिकेट के बीच में खड़े हो, आप गलत जगह हो। जो सेट ऑफ रूल्स हैं वो यही हैं, इसी में आपको बेहतर करना है। या आप अपनी कैपेबिलिटी बढ़ा लीजिए या ग्राउंड के बाहर हो जाइए, ठीक है। मतलब कोई डाउट रख के मत कूदिए, उसमें कुछ नहीं सुधरने वाला, आपके हिसाब से चेंजेस नहीं होंगे। अगर आप दिमाग में किसी हिस्से में अगर आप रखते हो कि आपके हिसाब से कोई चेंजेस होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। आपको इसी सिस्टम में बेहतर करना है और आप इसी सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए फाइट कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले इस सिस्टम की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। जो सिस्टम आपके सामने है, अगर वो रिस्पेक्ट अगर आप नहीं करते हो तो आप कैसे किस सिस्टम का हिस्सा बनोगे। आप उसी लिए फाइट कर रहे हो ना कि आप इस सिस्टम का हिस्सा बनो। तो यहाँ तो सेटेड रूल्स हैं, एग्ज़ाम लेने के पहले बता दिया गया है कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। अब उसमें अगर आपको कोई इशू है तो फिर दिक्कत है, फिर आप गलत जगह आ गए हो, फिर आप दूसरी जगह ट्राई करो, ठीक है। दूसरा, सबसे पहले आप अपना फेसबुक अकाउंट ऑलमोस्ट बंद कर दीजिए या उन सारे लोगों को अनफॉलो कर दीजिए जो बिना
किसी जानकारी के सूचनाएं भेजते रहते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप में उन सारे सूचनाओं को आप फिल्टर मार दो, पढ़ो ही मत, जो आपको बिना ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन सप्लाई कर रहे हैं। प्लीज उससे बचिए। दूसरा, जैसे कछुआ अपने आप को सेव करने के लिए अपने सिर को, हाथ पैर को अपने भीतर डाल लेता है ना, बस वैसे ही आप अपने सारे चीज़ों को, सारी अदर एक्टिविटीज़ को समेटिए। अदरवाइज जब ये एग्ज़ाम का हथौड़ा पड़ेगा ना, तो सबसे पहले उन्हीं हिस्से पड़ेगा और वहीं चोट ज़्यादा लगेगी। दूसरा, अगर आप किसी पॉलिटिकल व्यूल को सपोर्ट करते हैं, कोई व्यू है आपका, तो प्लीज़ उससे बचिए। आपको न्यूट्रल रहने के लिए आप जा रहे हैं, आप प्रशासन के उस हिस्से पे जा रहे हो जिसको पॉलिटिकली न्यूट्रल रहना है, तो आप अपनी एक्टिविटीज़ अगर है कहीं पे तो उसको समेट लीजिए, बिल्कुल समेट लीजिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं। क्योंकि आपको जो भी आंसर से राइटिंग करनी है, जो प्रिपरेशन करनी है, वो न्यूट्रल होकर करनी है। आपको निष्पक्ष होकर काम करना है जिसके लिए आप जा रहे हैं। वहाँ पे आप दिमाग में पक्ष रख के नहीं जा सकते। अच्छा, आप लोगों ने वो कितने लोगों ने वो स्टोरी सुनी है कि ताजमहल, इसके पहले एक मंदिर था और उसको वो फलाना फलाना आदमी ने बताया कि यहाँ पे ये निशान है। तो आप समझिए, ये चीज़ें मनोरंजन के लिए ठीक हैं, बट ये आपके एग्ज़ाम में एक्सेप्ट नहीं होंगी। लोगों की थ्योरीज एक्सेप्ट नहीं होती कि किसी आदमी ने अलग तरह का कुछ दे दिया है तो वो एक्सेप्ट नहीं हो जाएगा, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आते रहती है। तो इन इन्फॉर्मेशन से बचना ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है, मेमोरी एक डिफरेंट पार्ट है और कॉन्शियस मेमोरी एक डिफरेंट पार्ट है। तो वहाँ आप उन्हीं चीज़ों को फिल्टर कर सकते हैं जिनको आप सही में जानते हैं। तो आप कोशिश करिए कि इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन को पूरा हटाते जाइए। हर आदमी की एक ब्रेन की एक कैपेसिटी है चीज़ों को याद करने की, तो आप उसमें अच्छी चीज़ें याद कर सकते हैं, बुरी चीज़ें याद कर सकते हैं। तो आप उन चीज़ों को हटाइए। मेरा अपना तो ये है कि आप सोशल मीडिया से ऑलमोस्ट किनारे हो लीजिए। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको छोड़ दें, क्योंकि ये आपका टाइम, एनर्जी सब खा लेगा और फाइनल रिजल्ट कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए बचिए। एटलीस्ट जब तक आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं जरूर बचिए, क्योंकि इसमें दोनों तरह की सामग्रियां हैं। अनवेरिफाइड फैक्ट्स हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है, अनवेरिफाइड इवेंट्स के डिटेल हैं जिसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वेरीफाइड नहीं है, वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। इसलिए उसकी पूरी थ्योरी समझने की कोशिश मत करिए, मतलब जबरन उस पर दिमाग मत लगाइए। हर इवेंट पे लोगों के अलग अलग व्यू हैं, हर चीज पे एक अलग व्यू है। दोनों तरह के सोच हैं, उनसे बचिए, क्योंकि वही चीजें हैं जो आपको पीछे खींचेंगी। मिस इन्फॉर्मेशन, गलत जानकारियां, उनसे बचिए। जो बुक्स में है, जिसको आपका एग्जाम लेने वाला एक्सेप्ट करता है, उन्हीं चीज़ों को पढ़िए। छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट की जो बुक है उसको पढ़िए, एनसीईआरटी की जो बुक है उसको पढ़िए, उसमें जो इवेंट्स हो चुके हैं उनको पढ़िए। बट जिन बुक्स में व्यूज़ एक्सप्रेस किए जा रहे हैं उनसे बचिए, क्योंकि आपको उसके लिए नहीं सेलेक्ट किया जाना है कि आप पॉलिटिकली इस दिशा में हैं कि पॉलिटिकली उस दिशा में हैं। आपको तो न्यूट्रल रह के अपना काम करना है। तो सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूरी बनाइए। जिन इन्फॉर्मेशन की आपको ज़रूरत नहीं है प्लीज़ उनको बिल्कुल रीड आउट मत करिए। न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत अच्छी बात है,
बट मेरा अपना मानना ये है कि आप महीने में अगर एक मैगजीन ख़त्म कर लेते हो दैट इज़ वर्थ इट। आपको रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं। सब लोग बोलते हैं पढ़ने की ज़रूरत है, बट मेरा अपना मानना ये है कि आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल जो संपादकीय आ रहे हैं वो न्यूट्रल नहीं है। वो उन लोग कहीं ना कहीं से अलग अलग जगहों से जुड़े हुए लोग लिख रहे हैं। वो उतने निष्पक्ष नहीं है जितने पहले होते थे। किसी भी घटना को लेकर जो संपादकीय छप रहा है उसमें गेस्ट लोग हैं, वो अपना व्यूज़ एक्सप्रेस कर रहे हैं, पढ़िए, अच्छा है। बट मेरा मानना ये है कि अगर आप फोकस तैयारी करना चाहते हैं तो ज़्यादा बेहतर ये है कि जो आपके लिए स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल से तैयार किया है उसको आप ज़्यादा अच्छे से पढ़िए। अपने जगह की लोकल न्यूज़ अगर आप पढ़ते हैं तो ठीक है, बट ज़्यादा अच्छा है उससे बचिए। मतलब हर वो चीज़ जो आपके एग्ज़ाम में नहीं है उससे आप किनारे हो लीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपका समय लॉस करेगी और ये आपके प्रिपरेशन के ड्यूरेशन को बढ़ाते चली जाएगी। ये समझिए, आप प्रिपरेशन के ड्यूरेशन को बढ़ाएंगे, क्योंकि जितना समय आप उसमें दोगे उतना समय आपके प्रिपरेशन से कट गया, ये मान के चलिए। ठीक है, तो फोकस तैयारी करिए। जो चीज़ें आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है उनसे बचिए, और जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही उससे भागने की गलती बिल्कुल मत करना। आप भागे और सिलेक्शन आपसे दूर भागा, चाहे जो भी हो। मैथ्स नहीं बनता, बट किसी लेवल का मैथ्स तो बनता होगा, कहीं पे तो जाके रुकोगे। वापस उतरना शुरू करिए। चलिए, आपसे अभी का मैथ्स नहीं बनता, थोड़ा नीचे उतरिए। क्या 9th का बनता है? वो भी नहीं बनता। चलिए, क्या 6th का बनता है? नहीं बनता। नंबर पहचानना तो आता है, ठीक, वहां से स्टार्ट करिए। इसलिए मैंने बोला ना 1 साल लीजिए। क्यों 1 साल लीजिए बोल रहा हूं? नंबर पहचानना तो आता होगा ना। हाँ, तो एक काम करिए, LKG, UKG, फर्स्ट 1 2 3 सारे क्लास की गणित निकालिए और बनाना शुरू करिए। लगेगा आपको 6 से 8 महीने, लेकिन एक टाइम के बाद आप वहां पहुंच जाओगे जहां चीजें आपको समझ में आने लगे। इसलिए किसी भी चीज से भागिए मत। 1 साल में आपको इसीलिए लेने के लिए बोल रहा हूं कि यही 1 साल डिसाइड करेगा कि हम कहां कहां कमजोर हैं और उनको कैसे कैसे मजबूत करने की जरूरत है। ठीक है, तो आप बिल्कुल मत भागिए। जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही कोई बात नहीं, उसका कोई लेवल तो होगा जो अपने पकड़ में आता होगा। साइंस जैसे नहीं समझ में आता, मान लो आपने BA किया है, 12वीं भी आपने आर्ट से कर लिया, किसी विद्वान ने आपको सलाह दे दी कि आपको क्या सिविल सर्विस में जाना है तो आप आर्ट्स लेके पढ़ो। मैं कभी नहीं सलाह देता। मतलब आप अपने आखिरी अपोनेंट को भी सलाह मत दीजिए कि वो ऐसा करे। देखिए, आपका सिलेबस कॉमन है छत्तीसगढ़ का। आपके पास मैथ साइड से शायद कुछ कम हुआ है अभी, बट फिर भी आपके पास साइंस वाला पोर्शन बचा है, रीजनिंग बचा है। कोई आदमी, आप सोचिए, अगर आप साइंस साइड से सोचिए, कोई आदमी जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है वो कैसे सॉल्व करेगा? अगर आप बेसिकली आर्ट साइड से हैं तो साइंस को पकड़िए, क्लास 6 से पकड़िए और पढ़िए। क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपको इंग्लिश पढ़ना आता है, हिंदी मीडियम से है तो हिंदी पढ़ना आता है। इतना तो आता ही है। बस पढ़ना शुरू करिए, बच्चे बनिए, क्लास 6 में पहुंचिए और पलटना शुरू करिए उसको। और वहाँ जो समझ में नहीं आ रहा है उस टॉपिक को मार्क करते जाइए। आजकल YouTube नाम की एक चीज़ है, उसमें आप दुनिया की सारी चीज़ें देख सकते हो। तो उसमें ये भी तो देख सकते हो कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जिन्होंने वीडियो बना के डाले हैं,
बच्चों को पढ़ाने के लिए ऑडियो विजुअल चीज़ें डली हुई हैं, वॉल्केनो कैसे बर्स्ट होता है, वॉल्केनो का पार्ट क्या क्या होगा, आप डालिए, बट उतना देख के बंद कर दीजिए, उसके आगे मत देखिए, क्योंकि फिर आप उसी में खो जाओगे। अपने काम की चीज़ें पकड़िए और उसके बाद किनारे हो जाइए, नहीं तो फिर आप उसमें गाने देखेंगे, फिर आप वेब सीरीज़ देखेंगे, फिर बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, फिर फाइनली आप 3 घंटे बाद अपना मोबाइल साइड रखेंगे तो पता चलेगा कि आपके 3 घंटे चल दिए और आप वॉल्केनो पढ़ने गए थे और आप वेब सीरीज़ देख के लौट रहे हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ फोकस्ड, मुझे क्या चाहिए, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे डिसाइड होगी, मेरा सिलेबस डिसाइड करेगा। इसलिए मैं पहले बोला था ना, सिलेबस आपके वॉल पे रहना चाहिए, दिमाग पे रहना चाहिए। क्यों बोला था? मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, इस सिलेबस को कवर करना और उस एग्ज़ाम को क्रैक करना। इन दोनों के बीच में जो जो रिलेवेंट है मुझे हर उस चीज़ से जुड़ना है, और जो जो चीज़ रिलेवेंट नहीं है मुझे उस चीज़ से अलग हो जाना। तो आप अपना पूरा प्रिपरेशन अच्छे से करिए, जिस पार्ट में कमज़ोर है उससे कभी मत भागिए। याद रखिए कि यही वो हिस्सा है जिसको आप स्कूलिंग के दौरान छोड़ के भागे थे और वही आपको पकड़ने के लिए दौड़ रहा है, आपके पैर की बेड़ी बन रहा है, आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, जिसको आपने स्किप कर दिया था। जैसे ही आपको पहला मौका लगा सब्जेक्ट चुनने का, आपने सबसे पहले मैथ्स को स्किप किया। अब वो मैथ्स जो छोटा सा था, जो आपके पकड़ में था, वह पूरा एक दानव बन के आपके सामने खड़ा हो गया डराने के लिए। होता है, जिन चीज़ों को आप छोड़ के भागोगे वो आपके पास घूम फिर के कहीं ना कहीं आएंगे, या फिर जिन चीज़ों से आप वंचित रह गए अपने समय में किसी भी कारण से, तो वो आपको यहाँ आके टकराएंगे। चाहे व्यापम हो, चाहे पीएससी हो, कहीं ना कहीं वो उस सिलेबस का हिस्सा बनेंगी। अब क्या है, वो मैं क्यों बोल रहा था कि आप उन चीज़ों से बचिए। अगर आप इस सिलेबस से एग्री नहीं करते तो आप एग्ज़ाम मत दीजिए। उसका कारण क्यों बोल रहा हूँ मैं, आप समझिए। मान लीजिए मैं किसी चीज़ से वंचित रह गया, या कोई चीज़ मैंने नहीं कर पाया, कोई चीज़ मैंने नहीं पढ़ा, तो मेरे वो एक कहावत है, सुनी होगी कि कौवे की बददुआ से ढोर नहीं मरते, है ना। तो वैसे ही सारे आर्ट्स वाले मिल के प्रार्थना करें कि मैथ्स को सिलेबस से हटा दिया जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला। ये वो नहीं होने वाला, हो ही नहीं सकता, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। या सारे मैथ्स वाले सोचे कि यार इसमें से ये अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, ये सबको किनारे कर देते तो मैं निकाल लेता, तो नहीं होने वाला। मतलब आपको वहाँ पे जाके भिड़ना ही पड़ेगा फाइनली, और नहीं भिड़ोगे तो फिर दिक्कत। ठीक है, ये मोटा मोटी आपके प्रिपरेशन की चीज़ें हैं जिस पे आपको, जो आपको करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। एग्ज़ाम कोई भी हो आप क्रैक कर सकते हो। आप अपनी सिलेबस को देखिए, उसकी कैपेबिलिटी को देखिए, उसमें लगने वाले टाइम ड्यूरेशन को देखिए, और उसके बाद आप अपने एम्बियंस या वातावरण को देखिए कि क्या उतना टाइम आप देने के लिए तैयार हैं। अगर हैं तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, और अगर नहीं है तो फिर आप अपना समय जाया मत करिए। ज़िंदगी में करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, इस पे आते हैं। बेसिकली मैं सिविल सर्विस की तैयारी नहीं कर रहा था, मैं कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था 2003 से लगभग 8 तक। तो उस टाइम मैं सिंगल प्रिपरेशन कर रहा था, अकेले भिड़ा हुआ था, सेल्फ स्टडी मोड में चल रहा था। उस टाइम तक कि ये इंटरनेट का ज़्यादा वो नहीं था, तो मतलब क्या कहा जाए, बुक्स मंगाने वाली प्रक्रिया चलती थी उस टाइम पे। VPP और डिमांड ड्राफ्ट भेजो और वहाँ से वो लोग किताब का बंडल बना के भेज देते थे। तो
इस मेथड में चली तैयारियाँ, 3 साल चली, 4 अलग अलग SSB अटेंड किया, बट फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मेरे आखिरी सिलेक्शन में इंटरव्यूअर से वो उसमें एक होता है, जब इंटरेक्शन करते हैं तो लास्ट में बोलता है कि आपको कुछ पूछना है, तो नॉर्मल शिष्टाचार ये कहलाता है कि आपको थैंक यू बोलना है और निकल जाना है। तो 3 इंटरव्यू अनसक्सेसफुल होने के बाद आदमी वैसे भी थोड़ा सा नर्वस भी रहता है, या ये कहो कि भीतर से फ्रस्ट्रेट रहता है। तो फाइनली मैंने उसको पूछा कि आप साहब ये जो ढूंढ रहे हो इसमें आपको लगता है कि ये मुझ में है? तो उसने बोला यार रिजल्ट आएंगे तो तुमको पता चल जाएगा, बट आप एक चीज़ याद रखिए कि कोई चीज़ अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़िंदगी में कुछ दूसरा नहीं कर पाओगे। बस आपको अपनी कैपेबिलिटी को पहचानना है और समझ जाना है। वो उस इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसके बाद मुझे समझ में आ गया। तो उसके अगले फिर एक मेंस, चूँकि उसका एक एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम मैंने दे के रखा था। फिर अगला इंटरव्यू आया, मैं उसको अटेंड करने नहीं गया, क्योंकि उस इंटरव्यूअर ने मुझे इतना तो समझा दिया था कि अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो वो जो ढूंढ रहे हैं वो अपन नहीं रखें। तो एक टाइम में, वही मैं बोल रहा हूँ कि आप ज़रूर अपनी कैपेबिलिटीज़ को टच करिए और एक टाइम के बाद डिसाइड कर लीजिए कि अब ये बॉल गेम आप नहीं खेल सकते, और मैदान के बाहर जाइए और दूसरा फील्ड चुनिए और उस दूसरे फील्ड में अपना जोर लगाइए, हो सकता है कुछ बेहतर हो जाए। मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप ज़रूर इस चीज़ को देखिए कि आप कहाँ तक उसको फाइट कर पा रहे हो और आपका एम्बियंस कहाँ तक सपोर्ट करता है। मान लो आप यूपीएससी कर रहे हैं, मान लो आपने अरबिक लैंग्वेज चुन ली और आपको भी अरबी नहीं आती, यहाँ पे पढ़ाने वाला भी नहीं है, तो आप क्या कर रहे हो? आप दीवार पे सिर मार रहे हो। तो ऐसा मत करिए। मतलब जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो उसका मटेरियल अवेलेबल हो, ये चीज़ भी देख लीजिए। किसी ऐसी चीज़ की तैयारी मत करिए जिसके बारे में आपके पास कोई आइडिया भी ना हो और मटेरियल भी नहीं। तो थोड़ा सा इन चीज़ों से ज़रूर बचिए। बाकी अच्छा है, तैयारी करिए, सेलेक्ट होइए। गॉड नोज, कोई नहीं जानता कि अभी जितने लोग बैठे हैं उसमें से कौन कौन क्या बन के मेरे को मिल जाएगा 2 साल 3 साल बाद। किसी ज़िले में प्रोफेशनल डिप्टी कलेक्टर, महिला बाल विकास अधिकारी, नायब तहसीलदार, सहायक जेलर, पता नहीं आप लोगों में से कौन कौन किस पद पे पहुंच जाए। तो भिड़ के करिए, मुझे भी मज़ा आएगा, आपको ज़रूर याद रहेगा। मुझे सारे चेहरे सारे नाम याद नहीं रह सकते, बट आपको ज़रूर याद रहेगा। और जिस दिन सिलेक्शन हो जाइए उस दिन ज़रूर मिलिए, तो मुझे लगेगा कि मैं आप लोगों के बीच में जो आया वो वर्थ इट रहा। क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जितने बैठे हैं ये सारे लोग अलग अलग बैच के डिप्टी कलेक्टर्स हैं या डीएसपी हैं या जो भी टॉप मोस्ट पोस्ट आप लेना चाहते हो, उस पोस्ट के लोग ही बैठे हैं। और 2-3 साल बाद ये लोग मेरे को वहीं मिलेंगे, ये मैं सोच के आया हूँ। तो प्लीज़ इस चीज़ को बनाए रखिए। और इसके बाद आप लोगों में से अगर किसी को कोई क्वेश्चन कर रहा हो, कोई बात करनी हो तो प्लीज़। हाँ, बैठे बढ़िया आराम से। सर मैं एक डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ कि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, बट मैं सोशल वाला पार्ट इंग्लिश में नहीं कर पाऊँगी, ऐसा मुझे लगता है। इंग्लिश मीडियम से हैं बट सोशल वाला पार्ट आप उसका ग्रामर स्टेप हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं क्या करूँ? क्यों ऐसा लगता है? सर मेरा इंग्लिश उतना भी स्ट्रांग नहीं है कि मैं मतलब सही ग्रामर लेके लिख पाऊँ, ऐसा है। तो आप मीडियम चेंज कर दीजिए। अच्छा, किसी को पता है ना कि आपके सर कोई भी इंसान नीचे से ऊपर जाना चाहता है, ऊपर से नीचे नहीं जाना चाहता। देखिए, आप मेरी बात समझिए। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, मेरी बात आप समझिए, हिंदी मीडियम से हैं, आपके इंटरव्यू में सबसे बड़ा डर क्या रहता है? क्वेश्चन अंग्रेजी में आए। आप तो इंग्लिश मीडियम से हो, तो आपको किस बात का डर?
और मीडियम से नंबर्स तय नहीं होते, प्लीज इस चीज को समझिए। आपका मीडियम आपके नंबर तय नहीं करता, ठीक है। और दूसरा, इंग्लिश मीडियम पे जितना मटेरियल अवेलेबल है उतना मटेरियल भारत के किसी और लैंग्वेज में नहीं है। आप बस उसको कहाँ से प्राप्त करना है इस पे फोकस करिए, आपको इंग्लिश के पूरे मटेरियल मिलेंगे, ठीक है। कारण ये है कि हम हिंदी पट्टी के लोगों के अलावा बहुत सारे लोग हैं जो और भी स्टेट के हैं जो तैयारी कर रही हैं और जिनका मदर टंग हिंदी नहीं है, तो उन सब के लिए भी मटेरियल लिखा जा रहा है। हाँ, आपको यहाँ थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बट आप प्रयास करिए। नेट पे बहुत सारे पब्लिशर्स हैं जो आपको इंग्लिश मीडियम का मटेरियल दे देंगे। दूसरा कि लैंग्वेज डजंट मेक एनी डिफरेंस, उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा। आप बिल्कुल उसको सीढ़ी से ऊपर नीचे तो बिल्कुल मत सोचिए। हम जैसे लोगों का क्या होगा, हम लोग तो ठेठ हिंदी पट्टी के लोग हैं, सरकारी स्कूल में पढ़े लोग हैं, हम लोगों का क्या होगा। आप अगर उसको रैंक 1 और रैंक 2 में डालेंगे तो हम 2ym दर्जे के लोग हैं, तो हम लोगों का क्या होगा। बिल्कुल ऐसा ऊपर नीचे अगर आप सोचते हैं तो गलत सोचते हैं, ठीक है। एक भाषा है जो आपने पढ़ने के लिए चुनी थी, हमारे टाइम में हमको नहीं मिली, तो हमारी गलती थोड़ी है, ठीक। इसी पे मैं आता हूँ। कभी भी अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को, किसी को भी आप अपनी स्थिति का दोष मत दीजिए। उन्होंने वो किया जो बेहतर कर सकते हैं। आपके पेरेंट्स ने आपको सरकारी स्कूल में पढ़ाया, वो पढ़ा पाए ये इम्पोर्टेंट है, कहाँ पढ़ा पाए ये इम्पोर्टेंट नहीं। उन्होंने आपको इस लायक बना दिया कि आप पढ़ सको, ये इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि उन्होंने आपको हिंदी पढ़ाया कि इंग्लिश पढ़ाया, आपको पढ़ा दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको कैसे कैश करते हो। तो कभी भी आप अपने अनसक्सेस के लिए बिल्कुल मत दोष दीजिए। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप पीएमटी की तैयारी, उस टाइम पीएमटी चलती थी, वो नहीं कर पाए, या नीट चलती थी, आपके पेरेंट्स आपको बहुत सारा कोचिंग का पैसा नहीं दे पाए, आप डॉक्टर नहीं बन पाए, तो बिल्कुल दोष मत दीजिए। अभी आप जहां हैं वहां से आप प्रिपरेशन शुरू करिए, तो आपको पता चलेगा कि एक टाइम के बाद पूरा अस्पताल आपके कंट्रोल में रहता है। गवर्नमेंट ने वो आपको पोस्ट दी हुई है कि आप वो पूरा हॉस्पिटल कंट्रोल कर सकते हो जहां आप डॉक्टर बनना चाहते थे, ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेशन में आदमी क्यों आना चाहता है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं जिस पे गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं, जिसमें इंस्ट्रक्शन है, जिसमें प्रोविज़न है, वहाँ पे वो आप गवर्न करते हो। अगर आप जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में हो तो, मतलब आप डिप्टी कलेक्टर हो या उससे अलाइड उसमें हो, तो आप उन सारी चीज़ों को कंट्रोल करोगे। एक दिन आप एसडीएम बनोगे तो आपके अंडर एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर तो होगा, सीएचसी, उसके अलावा पीएचसी होंगे। आप काउंट करोगे तो 15 से 20 डॉक्टर ऐसे होंगे जिनको आप दिशा निर्देश देने की स्थिति में रहोगे। तो आपके पेरेंट्स आपको एमबीबीएस नहीं कर पाए उसका दुख मत करिए। हाँ, आप इधर के 3 साल कैसे यूटिलाइज कर सकते हो इस पे जरूर दुख प्रकट करिए। आपके पेरेंट्स आपको डॉक्टर इंजीनियर नहीं बना पाए, कोई बात नहीं, उनके पास पैसा नहीं रहा होगा, बट आप अपने आप को इस लायक बनाइए कि वो सारे इंजीनियर आपके साथ काम करने के लिए तैयार रहें। और वो हो सकता है, और वो होता है, और वो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल इस चीज़ को मत करिए। देखो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको कि अभी मैं डेपुटेशन में हूँ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में एज रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। अभी मेरे साथ एक सब इंस्पेक्टर है, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एमटेक है और मैं बीए हूँ, ठीक है। मतलब मैं किसी चीज़ को नीचे नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ
कि जो चीज़ आप नहीं कर पाए उसका कभी अफसोस मत करिए, ठीक है। आप बिजनेस नहीं कर पाए, ठीक है, अच्छा है आप बिजनेस नहीं कर पाए, लेकिन अगर आप फूड अफसर बनोगे ना तो जिले के सारे राइस मिलर लाइन लगा के आपके दरवाजे के बाहर खड़े रहेंगे। आप बोलते हो ना कि भाई कैपेसिटी चीज़ें कम करती है, मान लो पेरेंट्स नहीं दे पाए, अफोर्ड नहीं कर पाए, आपको बिजनेस नहीं दे पाए, कोई बात नहीं, आप 3 साल मेहनत करो, रगड़ के फूड अफसर में सिलेक्शन लो। आप देखना जिले के जितने राइस मिलर हैं वो लोग जब धान मिलिंग स्टार्ट होती है तो आपके दफ्तर के सामने लाइन लगा के खड़े होंगे, उस समय आपके भीतर संतुष्टि होगी कि हाँ मैं ठीक किया, इधर आ गया, ठीक है। होप मेरी बात क्लियर हो गई। चलिए और कोई? सर हाँ तो जैसे ये एग्जाम भी पूरा 1 साल का है, प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है कि पेशेंस और बिलीव जो इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में हमको मतलब हेल्प करती है, तो वो कैसे रखें? और अगर ये एग्ज़ाम में हम फर्स्ट अटेम्प्ट देते हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद जैसे क्रैक नहीं होता तो क्या हमें सेकेंड अटेम्प्ट देना चाहिए, थर्ड अटेम्प्ट देना चाहिए, इसका लास्ट क्या होना चाहिए? चलिए बैठिए। एक तो आप थोड़ा देर से आए हैं, मेरे ख्याल से इस पर मैं बात कर चुका हूँ, फिर भी दोबारा बात करते हैं। पहली चीज़ ये है कि रोज़ जब आप सोने के लिए जाते हैं तो आपके पास तो एग्ज़ाम का डिटेल होगा, उसमें अलग अलग पोस्ट के डिटेल होंगे, उसमें से कोई एक पोस्ट चुनिए और आंख बंद करके उसमें बैठ जाइए और सोचिए जब ये हो जाएगा तो आपके जीवन में बदलाव क्या आएगा। मैं बता रहा हूँ कई रात आपको नींद भी नहीं आएगी अगर आप ईमानदारी से सोचना शुरू किए अपने आसपास के वातावरण के बारे में, अपने परिवार के बारे में, तो आपको खुद महसूस होगा कि आपके दिमाग में वो भागो और उड़ो वाला जो हार्मोन है ना उसका सेक्रेशन बढ़ गया है। नींद नहीं आएगी अगर आपने अच्छे से सोचना शुरू कर दिया कि ये हो गया और आंख बंद करके सोचिए कि ये हो गया तो क्या बेहतर होगा। कुछ मत सोचिए, जहां मैं बैठ के लेक्चर दे रहा हूं यही सोच लीजिए। अगर आपको पसंद है, आपको नींद नहीं आएगी और इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता। किसी की बुक्स मत पढ़िए, कोई वीडियो मत देखिए। मोटिवेशन के लिए अगर बुक से मोटिवेशन आता है, किसी की वीडियो देख के मोटिवेशन आता है, तो जैसे आएगा वैसे ही चल देगा, क्योंकि जितने देर वीडियो का इफेक्ट रहेगा उतने देर रहेगा, ठीक है। वो चींटी है, वो दाना लेती है, बार बार चढ़ती है, बार बार उतरती है, वो आपको एक आध बार मोटिवेट कर सकता है, रोज नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन इसमें 15-20 पोस्ट हैं, एक महीने भी आप ये बनेंगे तो 2 साल लगेंगे। रोज आंख बंद करिए और रोज सोचिए कि मैं फलाना पोस्ट पे सेलेक्ट हुआ तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके बाद आप अपने पुराने क्लासमेट्स को याद करिए, आप अपने टीचर्स को याद करिए, आप अपने फैमिली वालों को याद करिए, आप उन सारे लोगों को याद करिए जो कहते थे कि ये लड़का नालायक है। आपको भीतर से जो मोटिवेशन आएगा कि मुझे तो यही चाहिए, मुझे ये करना ही है, वो आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल खींच लेगा। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, 5 साल में हमारा एग्ज़ाम क्लियर हुआ था। तो यही वो चीज़ है जो आपको भीतर से जिंदा रखती है कि ये बदलाव आ गया तो क्या होगा। यकीन मानिए आपको इससे अच्छा मोटिवेशन ना कोई कर सकता, ना कोई दे सकता, ठीक है। और हाँ प्लीज़ सर, आपने इतने सारे क्षेत्रों में से तो पीएचडी का ही लाइन क्यों चुना, मतलब क्यों उस क्षेत्र में जाना चाहा? देखो मैं आ रहा हूँ उस पर। मैंने जब अपना कैरियर स्टार्ट किया था तब एज अ संविदा चलता था उस टाइम, संविदा शिक्षक वर्ग 3। मेरे को 12वीं पास आउट हुए लगभग 6 महीने हुए थे और मेरी पहली जॉब आ गई थी। वो जॉब जब मैंने ज्वाइन की तो मेरी सैलरी थी 2000, ठीक है। तो मुझे ये समझ में आ गया था उस दिन कि
कंपटीशन एग्ज़ाम ही एक ऐसा मेथड है जो इसको कई गुना मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, आज वो 35 गुना मल्टीप्लाई हो चुका है। यही वो चीज है कि ये मल्टीप्लिकेशन किसी शेयर मार्केट में नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप समझिए कि यही वो चीज, केवल यही वो चीज है, केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम मेरे हिसाब से अगर आप पढ़ने वाले हैं तो अदर फील्ड भी है आपके पास, शेयर मार्केट भी खुला हुआ है, प्राइवेट मार्केट में भी जॉब है। मैं किसी को छोटा बड़ा नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम करना चाहते हैं तो केवल और केवल कंपटीशन एग्ज़ाम ही एक ऐसा तरीका है जो ये बदलाव लाएगा जो मैं आपको बोलता हूँ। तो इसलिए चुना, और था भी मतलब नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के लोग सबसे पहले तो सरकारी नौकरी चाहते हैं, नहीं चाहते? चाहते हैं। तो जब सरकारी नौकरी करनी है तो छत्तीसगढ़ सरकार जो सबसे बड़ी नौकरी दे सकती है वो क्यों नहीं की जाए? छत्तीसगढ़ शासन सबसे बड़ी भर्ती क्या लेती है? नहीं, राज्य सेवा की परीक्षा। सब लोग एक बराबर पोस्ट में आते हैं, कई पोस्ट हैं जो एक बराबर हैं। ठीक है, मतलब पर्टिकुलर डिप्टी कलेक्टर को आप बहुत ऊपर मत रखिए, लेकिन स्टेट सिविल सर्विस 5400 के ग्रेड पे में डायरेक्ट एंट्री लेती है, वो है स्टेट सिविल सर्विस, जिसमें बहुत सारे पोस्ट हैं। डिस्ट्रिक्ट एक्साइज अफसर हैं, डिस्ट्रिक्ट टैक्सेशन अथॉरिटी है, उसके अलावा महिला बाल विकास है, बहुत सारे अधिकारी हैं। तो यही वो चीज़ है जो आपको मल्टीप्लाई करेगी, आपको कई गुना में ले आएगी। अभी आप जॉब में नहीं हैं, लेकिन आप सोचिए कि आप 5400 के ग्रेड पे में सेलेक्ट होते हैं तो जो पहली सैलरी आप उठाएंगे वो 50,000 प्लस होगी। ये बहुत बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर है। इसलिए मैंने वो आखिरी वाले भाई साहब को कहा ना कि आप आंख बंद करिए और सोचिए, आपको डिफरेंस समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक, और कोई? हाँ सर, जैसे कि आगे हम लोग यूपीएससी का तैयारी करना चाह रहे हैं। हाँ ठीक, यूपीएससी के साथ एक इशू ये है कि छत्तीसगढ़ पीएससी का सिलेबस टोटली डिफरेंट है यूपीएससी से। तो अगर आप यूपीएससी करना चाहते हैं तो प्लीज़ फोकस ऑन यूपीएससी। उसका कारण ये है कि छत्तीसगढ़ जो पीएससी है वो आपको एज बार होने तक इनफाइनिट अटेम्प्ट्स देने के लिए अलाउ करती है। यूपीएससी में आपको फिक्स अटेम्प्ट हैं 6। ठीक, एज बार की लिमिट वहाँ पे यहाँ से 5 साल पहले है। यहाँ आप 5 साल बाद दे सकते हो, वहाँ आप 5 साल पहले ही आप एज बार हो गए, ख़त्म। 6 अटेम्प्ट आपने दिया, ख़त्म। अगर आप पर्टिकुलर जनरल या ओबीसी से हैं तो उसके अलावा कुछ कुछ अटेम्प्ट्स आगे पीछे हैं, मैं उस पर नहीं आ रहा हूँ, बट एक टाइम ड्यूरेशन है, उतने अटेम्प्ट के बाद आपका ख़त्म हो जाएगा। और वैसे भी अगर उतने अटेम्प्ट में जितना अटेम्प्ट यूपीएससी जनरल कैंडिडेट को देता है उतने में आप नहीं निकाल पाते तो आपको स्विच कर जाना चाहिए। सर, इसमें मीडियम डिपेंड करेगा? बिल्कुल, यूपीएससी में मीडियम आज की डेट में बहुत डिपेंड कर रहा है, तो उस पर मैं कोई कमेंट्स नहीं करना चाहूँगा, बट आप निकाल के देख लीजिए हिंदी मीडियम का बेस्ट रैंक क्या है और इंग्लिश मीडियम का बेस्ट रैंक क्या है। आपको वो डिफरेंट पिछले 5 साल का निकालिए, पत्रिकाओं में मिल जाएगा, इंटरनेट पे मिल जाएगा, वो देखिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा क्योंकि वो एक रिस्पेक्टेड कमीशन है जो लोगों की भर्तियाँ ले रहा है। तो मीडियम को लेकर के मेरा मानना है कि वहाँ पे आपको वो खोजेंगे तो मिल जाएगा। ठीक, और कोई? हाँ प्लीज़। सर, इस एग्ज़ाम में तैयारी करने के आते हैं तो कई बार कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बहुत ज़्यादा समय लगता है, 8 साल 10 साल। तो सर मैक्सिमम क्या लिमिट होना चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए? जैसे आनंद सर हैं, मैं इनसे मिला था तो सर 2003 से प्रिपरेशन कर रहे थे, तो
सर 12 साल 13 साल इतना तैयारी कर रहे हैं, बहुत वास्तविक जीवन में बहुत काफ़ी समय है इसमें हम लोग बहुत सारे भी देते हैं, तो आपके अनुसार इसके लिए क्या एक लिमिट होना चाहिए? चलिए मैं उस पर आता हूँ। आपने जो पूछा है उस पर आता हूँ। क्या आप उनको जानते हैं जिनका नाम आपने लिया? मैं उनको बस जैसे आप ऐसे ही बस ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। वो 2003 से टीचर थे, मतलब 6 घंटे 8 घंटे की ड्यूटी कर रहे थे। उसके बाद वो सेलेक्ट हो गए नापतौल इंस्पेक्टर। नापतौल में तो टाइम का आप पूछो ही मत, क्योंकि एक अधिकारी एक टाइम पे कभी कभी 2 या 3 जिले भी संभालता है। उनके यहाँ इतने कम भर्तियां हैं और तीनों जिलों में जितने किराना व्यापारी हैं सबके दुकान के जो तराजू होते हैं ना, उसके पीछे आप पलटिए, एक शीशे की मुहर लगी होगी और वो ऑथराइज करता है कौन? नापतौल इंस्पेक्टर। उसको जाना पड़ता है, ठीक है। उसके अलावा जितने पेट्रोल पंप हैं सब में जब आप लेते हैं कि ये 1 लीटर पेट्रोल आ रहा है, उसका कैलिब्रेशन कौन करेगा? नापतौल वाला। तो आप ये सोचिए कि उसके बाद वो सेलेक्ट हो गए नापतौल में और डिप्टी कलेक्टर बनने तक वो उसी पोस्ट पे रहे। तो आप मान के चलिए कि 2 या 3 जिला जब एक अधिकारी संभालेगा तो उसके पास पढ़ने के लिए कितना टाइम होगा। उसके बावजूद हर एग्ज़ाम में उन्होंने एक पोस्ट लिया है। अगर वो ज्वाइन करना चाहते तो बन जाते। पहला एग्ज़ाम में सहायक जेलर, फिर उसके अगले एग्ज़ाम में कुछ और, उसके अगले एग्ज़ाम में कुछ और। कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं रहा जिसमें उन्होंने सिलेक्शन नहीं लिया। और नॉर्मल तैयारी करने वाले को एक सिलेक्शन ही तो चाहिए, तो पहले हो गया था। वो तो आपकी जिद है ना कि आप क्या बनना चाहते हो। सिलेक्शन का टोटा नहीं था। उतना बिजी शेड्यूल होने के बाद उनके पास कभी सिलेक्शन का टोटा नहीं रहा है। हर एग्जाम में एक सिलेक्शन लिए हैं। किसी दिन आप जाइए, उनसे पूछिए, उनके सिलेक्शंस देखिए तो आपको समझ में आएगा कि सिर्फ एक जिद थी कि मुझे ये करना है। उस जिद के लिए उन्होंने अपने 8-9 साल दिए। बाकी सिलेक्शन उनके पास पहले से भी था और नापतौल भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ही थ्रू आए थे ना, तो सिलेक्शन तो हो गया। फिर कैसे कह सकते हो 10 साल लगते हैं? चलो मुझे समझाओ। नहीं सर, मैं सिलेक्शन पे नहीं बोल रहा हूँ सर, मतलब जो हम पढ़ाई कर रहे हैं लगातार। नहीं, उसी पे मैं आ रहा हूँ ना कि 10 साल लगे, बट उस 10 साल को आप कैसे कैलकुलेट करते हो, ये इम्पोर्टेंट है ना। अगर आप बेरोजगार हो और आपको एक पोस्ट चाहिए तो उसके लिए हार्डली 3 साल बस, और उसके बाद 2-3 अटेम्प्ट दीजिए, 3 साल प्रिपरेशन करिए, 2 साल प्रिपरेशन, तीसरे साल से एग्ज़ाम, और उसके 2 साल और दीजिए। उतने में आपको अपना कैलिबर समझ में आ जाएगा। फिर वो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। आपको अंतहीन देते रहना है, आप देते रहिए, रोकने वाला कौन है। जिस दिन आप एज बार हो जाएंगे उस दिन कंप्यूटर सिस्टम आपका फॉर्म एक्सेप्ट करना बंद कर देगा, खत्म खेल। यही तो है ना। तो इसका कोई फिक्स वो नहीं है, बट ये है कि अगर आप सीरियसली तैयारी करोगे तो 2 साल इस एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए इनफ है और तीसरा साल आपको एग्ज़ाम देना है, ठीक है। और उतने में उसके बाद दीजिए, 2-3 एग्ज़ाम दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप अपना रास्ता बदल लीजिए। नहीं रास्ता बदलते हैं तब दिक्कत है। मतलब हमारे कई ऐसे साथी हैं जो हमारे साथ तैयारी करते थे, अच्छी तैयारी में थे, बट किसी कारण से एग्ज़ाम नहीं निकाल पाए। तो उसमें से एटलीस्ट आधा दर्जन तो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर बने होंगे इस वाले में, और आधा दर्जन पिछले वाले में। तो आपकी तैयारी कहीं भी बेकार नहीं जाएगी। हाँ, एबीओ भी बन गए। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कहीं ना कहीं आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। प्रिपरेशन कभी बेकार नहीं जाती। आप कहाँ के रहने वाले हो? रायगढ़ से हो ना।
अच्छा से तैयारी करो, 2-3 साल रगड़ के, ठीक है, मतलब भिड़ के करो, और कुछ नहीं होता ना तो फाइनल एक बड़ा सा बोर्ड कल क्विज का लगा के बैठ जाना। ठीक है, नहीं मैं क्यों आ रहा हूँ उस तक, मैं उस तक क्यों आ रहा हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपकी तैयारी कभी बेकार नहीं जाए, ठीक है। और अगर सब लोग सचिन बनेंगे तो रमाकांत कौन बनेगा? रमाकांत अचरेकर जी किसी को बनना पड़ेगा ना। लेकिन ये कब होगा? जब आप अच्छे से पढ़ोगे। पढ़ोगे नहीं तो पढ़ाओगे क्या? ठीक है, तो इसलिए आप तैयारी भिड़ के करिए, ठीक है। सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोक सकता। हाँ, किनका नहीं होता? जो घर के खर्चे पे रूम लेकर के यहाँ टाइम पास कर रहे हैं, सीरियसली प्रिपरेशन नहीं करना है, बहुत सारी चीज़ों में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो उनका सिलेक्शन नहीं हो सकता वैसा, क्योंकि वैसे तो 2 लाख लोग हैं जो फॉर्म भर रहे हैं, वो अपने घर में गांव में वही तो कर रहे हैं, और वही काम करने बिलासपुर आ गए, और यहाँ और वहाँ की जीवन शैली में कोई अंतर नहीं है। मसलन उनके सोशल मीडिया अकाउंट चालू हैं, उनके सारे दोस्त यार चालू हैं, शाम को घूमने रोज जा ही रहे हैं, ठीक है, एक पेपर के पूरे समाचार पढ़ते हैं, पेपर के पूरे समाचार पढ़ते हैं, शब्दों पे ध्यान देना, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं? टाइम पास ही तो कर रहे हैं। जो घर में खाना खाते थे वो टिफिन में खा रहे हैं, और क्या डिफरेंस है? उन्होंने अपनी लाइफ में कोई चेंजेस किया हो प्रिपरेशन को लेकर के, कि हाँ अब कोई फ्रेंड सर्किल नहीं, अब कोई सोशल मीडिया नहीं, अब जबरन का कोई यूट्यूब चैनल नहीं, फोकस तैयारी। हाँ, जीवन जीना बिल्कुल मत छोड़िए, बहुत सारी फिल्में हैं जो जरूर देखिए, बिल्कुल देखना चाहिए। जैसे वो फिल्म है सांड की आंख, देखिए, समझ में आता है वो बुजुर्ग महिलाओं का और महिलाओं का संघर्ष। महिलाएं कर सकती, मैं क्यों नहीं कर सकता, ये सोच के बाहर आ जाइए। मतलब हर चीज़ से एक मोटिवेशन लीजिए और मोटिवेशन लेके लौट आइए, क्योंकि आपको वहीं फोकस रहना है। फिर वापस पहली चीज़ पे कि आपका सिलेबस आपके वॉल से हटना नहीं चाहिए, तो लौट आइए, कोई इशू नहीं। बट ये है कि जो काम आप रायगढ़ में कर रहे थे वही काम अगर आप यहाँ भी कर रहे हैं तो कोई अंतर नहीं है। मतलब क्लास आप आधे घंटे पहले आ जाते हैं, आराम से खड़े होकर चाय पीते रहते हैं, 1-1.5 घंटा डिस्कस करते हैं, तो वो डिस्कशन जरूरी नहीं है ना कि आप उनसे कर रहे हो जो आपसे ज़्यादा जानता हो सकता है आप ही सबसे ज़्यादा जानते हो और आप उनको प्रवचन दे रहे हो, तो फिर आप प्रवचनकार बनेंगे, आप सिलेक्शन थोड़ी होंगे। जब आप जान लो कि आपकी एनर्जी अगला ले रहा है तो आप समझ जाओ कि आप धीरे धीरे ड्राई होकर डिस्चार्ज हो जाओ, तो आप तत्काल वहाँ से हटो और वहाँ जाओ जो पावर हाउस है, उससे जुड़ो जो आपको 2 फैक्ट दे सके, चाहे वो इंटरनेट पे अवेलेबल पर्सन हो या ऐसे अवेलेबल पर्सन, ठीक है। मैंने कहा ना कि आपके व्यूज़ नहीं जानने हैं, एटलीस्ट मेंस तक बैलेंस्ड वे में अपनी चीज़ों को रखिए और आगे बढ़िए, ठीक है। मतलब अमेरिका ने इराक पे हमला क्यों किया, वो अच्छा था बुरा था? नहीं है यार, ये ग्रुप डिस्कशन नहीं होने वाला, आपके सिलेबस में नहीं है। ग्रुप डिस्कशन है क्या? आपके एग्जाम का पार्ट है ग्रुप डिस्कशन? नहीं है, तो क्यों कर रहे हो? इन चीज़ों से आप बचोगे तो आपको 8 साल 10 साल कभी नहीं लगेगा, कभी भी नहीं लगेगा। और अगर आप ये चीज़ें कर रहे हो तो फिर दिक्कत। सर मैं किसी भी पद के लिए सर, मतलब किसी भी पद के लिए, किसी भी पद के लिए आपकी प्रिपरेशन के 2 साल आपके अपने आप को एग्ज़ाम के लिए तैयार करने के और अगले 3-4 साल आपको एग्ज़ाम देने के। अगर आप पहला सिलेक्शन ले लेते हैं तो आपका उद्देश्य पूरा हो गया। फिर आप चाहे 2 साल लड़िए कि 10 साल लड़िए अपने सपने को पाने के लिए, इट्स अपॉन यू।
वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हो। गिव अप करना चाहते हो कि भिड़े रहना चाहते हो। लेकिन सिलेक्शन, एक सिलेक्शन होना चाहिए, मेरे हिसाब से आ जाता है, उतने तैयारी में आ जाएगा अगर आप फोकस्ड करोगे तो। ठीक है, जैसा आनंद सर से जब मिले सर तो उनका व्यक्तित्व बहुत ही अच्छा है। आप बहुत डायनामिक पर्सन है। बहुत ही मतलब इतना खुशमिजाज और इतना टाइम देने के बाद भी इतना खुशमिजाज रहना मायने रखता है। मैंने आपको बताया ना कि आप को बहुत सारे फैक्ट मोटिवेट करते रहते हैं, तो उसके लिए आपके भीतर की एनर्जी ही चाहिए, बाहर से कोई नहीं कर सकता। और कोई फिर समाप्त करें, कोई और तो नहीं है? किसी को पूछना हो तो फाइनल कॉल, इसके बाद समाप्त करेंगे। चलिए आप सब, हाँ, मैं किसी भी ऐसी चीज पे कमेंट्स नहीं करना चाहूंगा जो आपके चर्चा का विषय हो। हम यहाँ पे चर्चा करने के लिए इकट्ठे नहीं हुए हैं। हमारा उद्देश्य क्या है? सिलेक्शन लेना। क्या ये आपके सिलेबस का पार्ट है? क्या आपके पिछले 5 साल में इससे संबंधित क्वेश्चन आए हैं? अगर नहीं आए हैं तो प्लीज दूर रहिए। मैं पहला पॉइंट ये बोला था आपको कि आप अपने सिलेबस पे जुड़े रहिए। ठीक है, क्या है, हम लोग जहाँ पे हैं वहाँ बहुत सारी चीज़ों पे टिप्पणियाँ करना उचित नहीं होता। जब आप यहाँ आ जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। ये मैं और आप किसी कमरे में बैठ के आराम से बात कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इन चीज़ों पे चर्चा की जरूरत नहीं है। ये आप अपने ग्रुप में बैठिए, आराम से चर्चा करिए और फाइनली रिजल्ट कुछ नहीं निकलेगा। ठीक है, आपको किसी की पॉलिसीज अच्छी लग सकती हैं, किसी कोई पॉलिटिकल पर्सन अच्छा लग सकता है, कोई ऑफिसर आपको अच्छा लग सकता है, उस पर आप बहुत सारा डिस्कशन कर सकते हो। बट उसमें से वो आपको एग्ज़ाम में एक भी नंबर दिला दे तो उसका कोई महत्व है भाई। और अगर एग्ज़ाम में नंबर नहीं देता तो मुझे नहीं लगता कि उस पर आपको अपनी एनर्जी लगानी चाहिए। कब तक? जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। और जब सिलेक्शन हो जाए तो सुधार डालिए, पूरा देश आपका है। जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो सुधार डालिए, पूरा देश आपका है। उसी के लिए तो आप आ रहे हो, उसी के लिए आ रहे हो ना। तो आप उस पर चर्चा करने के बजाय अपने हाथ को उतना ताकतवर बना लीजिए कि आप जो सोचते हो, जो आपके भीतर कन्विक्शन है कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, उस कन्विक्शन को एग्जीक्यूट करने के लेवल पे ले जाना, यही आपकी जिम्मेदारी। तो पहले एग्ज़ाम को छोड़िए और वहाँ पहुँचिए जहाँ से आप इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी डिस्कस करेंगे, कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। आप सिलेक्शन लीजिए और सिलेक्शन लेने के बाद चीज़ें सुधार दीजिए। उसी के लिए तो आप आना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप सबको थैंक यू कि आप लोगों ने इतना टाइम दिया और मेरे को सुना। ठीक है, होप मैंने कुछ चीज़ें आपको क्लियर की होंगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो सारे लोग हैं, आप सारे लोग मिल कर के अपने लिए जो सोच के रखे हैं, जिस पोस्ट को पाने के लिए आपने सोचा है, आप वहाँ तक पहुँचेंगे। और अगली बार हो सकता है आप में से कोई ना कोई या सारे लोग सेलेक्ट होके अलग होकर के किसी जगह पे मुझे मिले, मुझे बेहद खुशी होगी। और जब आप मिले तो ज़रूर याद दिलाइए कि हम और आप आज के दिन बैठ के इस विषय पे बात कर रहे हैं। ठीक है, हाँ चलिए अब इस चीज पे आ जाते हैं। ठीक है,
हाँ, आपका ये था कि पढ़ने में आलस्य लगता है। आलस्य लगता है तो उसका मैं आपको बढ़िया उपाय बताता हूँ कि आप आराम से जो भी आपका बिस्तर है, सोफ़ा है, वहाँ आप लेट जाइए, आँख बंद करिए और सोचना शुरू करिए कि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो क्या होगा और नहीं होता तो क्या होगा। उसके बाद दुनिया का कोई आलस आपको बिस्तर में रोक लेगा तो मुझे बताना। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो क्या होगा आप सोचिए, और होता है तो क्या होता है सोचिए। आपको कोई बिस्तर, कोई आरामदायक जगह आपको रोक नहीं पाएगी। सेल्फ मोटिवेशन ही इसका एक इलाज है। मतलब कोई मोबाइल या घड़ी अलार्म बजा सकती है, आपको जगा नहीं सकती। जागना आपके ऊपर में है। आप उस अलार्म को बंद करके दोबारा फिर से चादर डाल के सो सकते हैं। वो घड़ी या वो मोबाइल उठ के आपका चादर नहीं खींच सकती। ठीक है, सेल्फ मोटिवेशन ही एक ऐसी चीज है जो आपको इस सब से लड़ने में मदद करेगी। ठीक है, होप इट्स ओके, प्लीज। सर, ये जो एग्ज़ाम है ये कौन कौन सी क्वालिटीज़ का हमारे अंदर में डिमांड कर रही है और उन सब चीज़ों को हम लोग अपने अंदर में कैसे लेते हैं? ठीक, चलिए उस पर मैं आता हूँ। आप ये बताइए मुझे, जो आपकी भर्ती कर रहा है उससे आपकी मुलाकात कब होती है? ठीक। अब अगर मेरे मेंस का स्कोर इतना है कि मुझे 50 नंबर भी दोगे तब भी मैं डिप्टी कलेक्टर बनूंगा, तो आप मेरा क्या कर लोगे? कुछ कर सकते हो क्या? ठीक है। अच्छा, आज तक किसी भी बोर्ड ने ये किसी को ये लिख के दिया है क्या कि इसमें क्वालिटी नहीं है, इसको नहीं ले सकते? प्लीज, अगर किसी को पता हो तो बता दो मुझे। ठीक है, आप OLQ की बात कर रहे हैं, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, और वो लेते हैं आर्मी वाले। उनके ऑफिसर लाइक क्वालिटीज के पैरामीटर्स हैं। उस पैरामीटर पे अगर आप खरे उतरते हैं तभी वो आपको लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। आप कितने भी इंटेलिजेंट रहो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितने भी अच्छे स्पोर्ट्समैन रहो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए उन्होंने अलग से एक एग्ज़ाम रखा हुआ है, साइकोलॉजी टेस्ट, और उसके लिए अलग से एक साइकोलॉजिस्ट रखा हुआ है। वो SSB का पार्ट है। कभी आपको टाइम मिले, क्योंकि मैंने दी हुई है तो मुझे बेसिक आइडिया है, आपको कभी टाइम मिले तो SSB इंटरव्यू के डिटेल्स पढ़िए, आपको समझ में आ जाएंगे OLQ क्या है। और OLQ अगर आप खोज रहे हो तो आपको फिर वहाँ भर्ती लेनी होगी। तो उनके हिसाब से तो वो लोग मेरे को भी अंदर नहीं लिए, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं, इट्स लाइटर नोट। लेकिन हाँ, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ के कुछ पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स को आप पढ़िए, खोज के पढ़िए, कोशिश करिए उन चीज़ों को आप अपने भीतर डेवलप करें। बट आपका एग्ज़ाम केवल आपका 20 से 30 मिनट का एक इंटरेक्शन का पार्ट रखता है, और वो भी अगर आपके मेंस के नंबर कम हो तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। मेंस के नंबर बहुत ज़्यादा हों तो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे हम लोग जो थे उनका एग्ज़ाम 2008 में हुआ, 13 में निकला, फिर वो सुप्रीम कोर्ट चला गया। तो हम लोगों ने, सब लोगों ने क्या किया था, जो अगली PSC हुई 2011 की PSC, वो भी हम लोगों ने दी थी। मतलब मैं और मेरे कई बैचमेट्स हैं। तो हम लोगों के नंबर की स्थिति ये थी कि अगर मैं अपना बताऊं तो मुझे, अगर जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आया उसके बाद जो नंबर आए उसमें, कि अगर मुझे 67 मार्क्स मिलते 150 में, तो मैं दोबारा इसी पोस्ट पे होता जहां अभी हूँ। मेरा स्कोर इतना था। तो मुझे उतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मेंस में मेरा सेकंड टाइम भी स्कोर इतना मैंने बना दिया था कि 76 मार्क मुझे मिलते 150, 50% से भी कम, तब भी मैं दोबारा इसी सीट पे सेलेक्ट होता। तो आप उसका चिंता मत करिए, मेंस को रगड़ दीजिए, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। होता है, OLQ होती है, OLQ पढ़िए,
उसको पढ़ना ज़रूरी है, जानना भी ज़रूरी है, बट आपके एग्ज़ाम में चूंकि आपका इंटरव्यू सिर्फ 30 मिनट चलता है, एसएसबी का इंटरव्यू 5 दिन चलता है। ठीक है, पहले दिन 100-125 लोग जाओगे, उसमें से सिर्फ 20 या 25 लोगों को सेलेक्ट करते हैं वो अगले 5 दिन रुकने के लिए, सिर्फ 20 या 25 साइकोलॉजी टेस्ट होने के बाद रिटर्न वाले, सिर्फ 20 या 25 लोगों को रोकेंगे 5 दिन, और 5 दिन रोकने के बाद उसमें से मेरे 4 इंटरव्यू के बोर्ड का बेस्ट रिजल्ट था 3 सिलेक्शन, सिर्फ 3 लोगों को लिया उन्होंने। वो इतना टाइटली जांचते हैं। 5 दिन आपका पूरा बिहेवियर बचेगा क्या आपकी ज़िंदगी में? मतलब आप उन्हीं के हॉस्टल में रह रहे हो, उन्हीं के लोग आपको देख रहे हैं, वहीं आप जाके टेस्ट दे रहे हो, मतलब आपके भीतर छुपाने के लिए कुछ नहीं बचता। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप कैसा खाते हो, कैसा रहते हो, ये जानने का प्रयास कोई नहीं करता। 30 मिनट का इंटरव्यू है, वो 30 मिनट का इंटरव्यू आप अच्छे से दे दीजिए। ठीक है, अभी तक तो साइकोलॉजिस्ट मेंबर की नियुक्ति नहीं हुई है यहाँ, जिस दिन होगी उस दिन चिंता करें। ठीक है, दैट्स ऑल। और कोई कुछ तो नहीं है? सर, हाँ, पीएससी का प्रिपरेशन करने के लिए कैसा वातावरण होना चाहिए? मतलब जिस जगह आप प्रिपरेशन कर रहे हो, हाँ, तो उसके लिए माहौल कैसा होना चाहिए? ठीक, चलिए मैं आता हूँ उस पर। चलो, आप अपने पूछ लिया है। अगर आप अपने कान पे रुई ठूस दो तो आपको आवाज आती है? नहीं आती ना? कितना कितना आवाज आती है? कम आता है लेकिन आता है। कितना आता है? कम आता है ना? ठीक है, तो कोई भी एक कमरा जो अंदर से बंद हो सके, समझिए, कोई भी एक कमरा जो अंदर से बंद हो सके, और थोड़ी सी रुई जिसको आप अपने कान में डाल सकें, बस, इससे ज़्यादा किसी एम्बियंस की जरूरत नहीं। सर, लेकिन कमरा अंदर से बंद होना तो फिर अकेले हो तो फिर कभी-कभी नुकसान होते हैं। क्या? हाँ, यदि बंद हो, आसपास कोई भी ना हो तो ना अकेले में कभी थोड़ा सा नींद आने लगता है कभी-कभी, और फिर हम लोग उसी सबसे लड़ना है, उसी सबसे लड़ना है। ठीक है, बट आप अगर बहुत अच्छा एम्बियंस सोच रहे होगे, देखो आप क्या है, अगर आप ये सोच रहे होगे कि मेरा एक कमरा हो, जैसे फिल्मों में होती हो ऐसी एक माँ हो जो आपको गर्म चाय या कॉफ़ी लेकर के दरवाज़ा खटखटा के दे के जाए, है ना, सोते समय आपके सिर पे ऐसे बाल बाल को सहलाए और आपको रिलैक्स करने दे, है ना, और आपको कोई काम मत बताए, तो उसके लिए आँख बंद करके सपना देखिए। वैसी मम्मी किसी को नहीं मिली है। ठीक है, तो तरीका यही है कि एक कमरा, इसीलिए आप यहाँ आ जाते हो, हॉस्टल लेते हो, पढ़ते हो, उसका कारण यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टर्ब करने के लिए कौन होगा? आपका रूम पार्टनर, उसके अलावा कोई नहीं होगा। और जब आपको समझ में आ जाए कि अब ये रूम पार्टनर डिस्टर्बेंस है, तो सिंगल रूम में तत्काल शिफ्ट हो जाए। अब उस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि सिलेक्शन अब ज़्यादा दूर नहीं है। पहले जरूर रहिए उसके साथ, फिर जिस दिन आपको समझ में आए कि ये पार्टनर डिस्टर्बिंग है, उस दिन, और आपको नया पार्टनर नहीं चाहिए, उस दिन डिसाइड हो जाएगा कि आपके सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा गैप नहीं रह गया। ठीक है, और अगर आपको बाकी चीज़ों की ज़रूरत है तो आपको सिलेक्शन की क्या ज़रूरत है? अगर आपको सबके साथ ही रहना है तो आप इधर क्यों आए? 10th के बाद आपने अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट किया तो बहुत सारे साथियों को आपने पीछे छोड़ा, फिर उसके बाद आपने कॉलेज सेलेक्ट किया तो आपने बहुत सारे साथियों को छोड़ा। कॉलेज के बाद अब आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करना सेलेक्ट कर रहे हो, तब भी आपका पूरा कॉलेज तैयारी करने नहीं आया, और सिलेक्शन भी हो गए तो आप अकेले ही हो गए। तो जब आपको उन सब की जरूरत थी तो इधर क्यों आए? रिपीटिंग माय पॉइंट कि जब उन्हीं सब के साथ रहना है तो अपन इधर क्यों आना चाहते हैं? कई बार आपकी पोस्टिंग ऐसी होगी कि आपके साथ आपकी फैमिली भी शिफ्ट नहीं हो पाएगी। अब ये लड़के डीएसपी बनेंगे, आप डीएसपी बनेंगी, मैडम बीजापुर पोस्टिंग होगी, किसको किसको लेके जाओगे? कैंप और टेंट में रहना पड़ेगा तो किसके साथ रहोगे आप?
जरूरी है क्या कि कोई रहेगा साथ में? नहीं नहीं, अपने आप को मजबूत बनाइए और आदत डालिए और उस दिन का वेट करिए कि जब आपके भीतर से कॉल आए कि पार्टनर डिस्टर्बिंग है। ठीक है, ओके, अब तो क्लियर है? ठीक, ओके, थैंक यू।